राठौड़ महल। तान्या आईने के सामने खड़ी चहक रही थी, अपना गुलाबी लहंगा पहने गोल गोल घूम रही थी और आज के गणगौर के लिए बहुत बहुत खुश थी। लेकिन तभी नीचे सलोनी जी और प्रीता जी के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते घर में हंगामा खड़ा हो गया, जिसकी आवाज सुनकर तान्या अपने कमरे से बाहर निकल आई और नीचे का हंगामा देखकर उदासी से बोली, कैसे लोग हैं ये, इनके खानदान की इकलौती बहू का पहला गणगौर है और ये लोग शुभ अशुभ कुछ देखते ही नहीं है। जब मन होता है तब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इन लोगों को शर्म ही नहीं है, इनसे ज्यादा संस्कार तो हमारे अंदर है। हमारा पहला त्योहार बिगाड़ देंगे ये लोग। तन्या उदास होकर वही बेड पर बैठ गई और शुभम को याद करते हुए बोली, मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। लड़कियों के लिए जब ससुराल में दिक्कत होती है तो वे मन बहलाने के लिए अपने मायके चली जाती है, लेकिन हमारा तो मायका ही नहीं है और ससुराल में एक पल का चैन नहीं। सजी धजी तान्या उदास होकर वहीं बेड पर लेटी हुई और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब शुभम अपना सारा काम निपटा कर घर आया तो घर का माहौल बहुत सुंदर बना हुआ और घर में मेहमान थे और गणगौर की तैयारी चल रही थी। ये देखकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे अपनी तान्या कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी रास्ते में उसे शिवानी मिली, जिसे देखकर वो बोला, तान्या कहाँ है। शिवानी अब शुभम से डरने लगी थी, क्योंकि उस समय शुभम से उसे बहुत डांटा था और तब से शिवानी तान्या को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। शिवानी भैया। वो तैयार होने गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई। शुभम ने हाँ कहा और अपने कमरे में आया तो हैरान रह गया। तान्या मस्ती से नींद ले रही थी। ये देखकर शुभम को बुरा लगा और वो बोला, हम बहुत एक्साइटेड थे कि विवाह के बाद हमारा पहला गणगौर है, लेकिन आप तो सो रही है और नीचे मेहमान आ गए हैं। अब हम आपकी नींद भी खराब नहीं कर सकते, क्या करें। ऐसा करते आपका इंतजार करते हैं। हाँ फायर। शुभम चुपचाप वहीं तान्या के सिरहाने बैठ गया और असीम प्रेम से उसे देखते हुए उसके जागने का इंतजार करने लगा। वहीं सूर्यवंशी सदन में तो गणगौर की धूमधाम और भी अधिक मची हुई थी। आज पड़ोस की समाज की कई महिलाएं थी, क्योंकि निमंत्रण मिला था, क्योंकि सूर्यवंशी परिवार की छोटी बहू का विवाह के बाद पहला गणगौर था, तो वहां गणगौर बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला था। इस समय महल के मेहमान कक्ष में, जो कि बड़ा सा हॉल है, वहां पर सभी महिलाओं के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी और उनकी पूजन की भी व्यवस्था की गई थी। सबसे बीच में शर्वाणी के बैठने की व्यवस्था थी, क्योंकि वह सबसे पहले पूजा करेगी, उसके बाद सारी महिलाएं करेंगे। ईसर और गणगौर अर्थात शिव और पार्वती की मूर्ति वहां पर विराजमान कर दी गई थी। अब बस पूजन की देरी थी। सभी महिलाएं आ चुकी थी और सबकी निगाहें बस नई नवेली बिंदनी को ढूंढ रही थी। नीचे सब बिंदनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं ऊपर अपने कमरे में एक सुंदर और हसीन कन्या सज धज कर आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपनी नजरें उठाकर एक नजर स्वयं को देखा और तुरंत शर्मा कर अपने मेहंदी लगे गोरे गोरे हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, आज तो रात सर घायल हो जाएंगे हमें देखकर। जितना सजना संवरना हमें पसंद है, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें हमें सजी धजी देखना पसंद है। सी नो इवल। शर्वाणी स्वयं को आईने में देखते हुए गोल गोल घूमने लगी, चहकने लगी और मचलने लगी अपने पिया जी से मिलने की लालसा में। वो गोल गोल घूम रही थी, तभी उसके कानों में एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे सुनते ही शर्वाणी का अंग अंग सिहर उठा और वो तुरंत बोली, राज सर फायर सी नो इवल। इतना कहकर वो अपने लहंगे को उठाए तुरंत बालकनी में भागी। रेलिंग के पास आकर उसने एक्साइटेड होकर नीचे देखा तो बस उस हसीन और खूबसूरत मर्द की एक झलक देखते ही घायल हो गई। द मोस्ट हैंडसम और डैशिंग राज सर सुनहरा कुर्ता पायजामा पहने कार से बाहर निकले तो बाहर चलती हवा के झोंके से उनके रेशमी बाल लहराकर उसकी ललाट पर आ गए, जिससे वो हद से ज्यादा हसीन लगने लगा। तभी विग्रह ने बेहद आकर्षक तरीके से अपने बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें पीछे किया तो उस कातिल मर्द को देखकर शर्वाणी का अंग अंग मचलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांस लेते हुए बेताबी से बोली, आह राज फायर। शर्वाणी के इतना कहते ही नीचे खड़ा विग्रह का दिल धक धक करने लगा और उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा है। शर्वाणी झेप गई और उसने तुरंत विग्रह के सामने पीठ कर ली। उफर राज सर के हाथ से एक बार फिर उनका नया मोबाइल छूटते छूटते बचा और उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा। विग्रह अपनी भूरी निगाहों से एक टक अपनी बिंदनी की पीठ देखे जा रहा था और जुनून से बोला, ए राजा, आज हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं, आप सोच भी नहीं सकती। अब जब आप बच्ची नहीं रही है, बड़ी और हसीन जवान हो गई है, तो आपके साथ हमारे प्रेम करने का तरीका भी बदलेगा। फायर। इतना कहते हुए विग्रह बंगले के अंदर जाने की बजाय वहीं कार से टिक कर खड़ा हो गया और अपनी बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए ऊपर बालकनी में खड़ी अपनी पत्नी को देखता रहा। वहीं शर्वाणी का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा है, सांसें तेज हुए जा रही है। आंगन पति से दीदार के लिए बेताब है, लेकिन शर्म के कारण उनसे नजरें नहीं मिला पा रही है। शर्वाणी काफी देर तक यूं ही खड़ी रही और तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो वो झेप वहां से चली गई। ये देखकर विग्रह बेचैन हो गया और बोला, चेहरा तो दिखा देती एक बार। फायर। विग्रह गहरी सांस लेते हुए, खैर कोई बात नहीं, आज की रात सब कुछ देख लूंगा। फायर।
राज सर अपने हाथ में एक बैग लेकर बंगले के अंदर आए। हॉल में आते ही वीर उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उनके हाथ में बैग देखकर एक्साइटेड होकर बोला, वाह चाचू सा, क्या लाए हो आप? विग्रह आपकी चाची के लिए है, आपके लिए नहीं छोटे सूर्यवंशी। फायर। वीर ने मुंह बनाया और वापस खेलने चला गया। विग्रह इधर उधर देखने लगा, तभी उसे वैशाली दिखाई दी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वैशाली को देखते ही विग्रह वहां से जाने लगा, तभी वैशाली बोली, अब अपनी बड़ी बहन से बात नहीं करेंगे आप? विग्रह नजरें झुकाकर आदर से, भाभी सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फायर। वैशाली, देवर सा, हम जानते हैं हमारे व्यवहार के कारण आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन हमने आपके साथ तो कभी गलत व्यवहार नहीं किया। आप तो हमारे लिए हमारे सगे भाई जैसे हैं, आप जानते हैं, और आपने भी हमेशा हमें बड़ी बहन का आदर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो हमारे और दादी सा के बीच में हुआ, और क्यों हुआ है यह आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन समय आने पर आपको पता चलेगा जब बात आपकी पत्नी पर आएगी। और ऐसा एक दिन जरूर होगा, क्योंकि हम जानते हैं लोग बदलते नहीं हैं, हर कोई आपकी तरह अच्छा और समझदार नहीं होता है। विग्रह ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, भाभी सा, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमसे छुपा नहीं है, और अधिक गहराई में जानना चाहे तो भी हम जान सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को शांति चाहिए और शांति के लिए ही हम घर आते हैं, और घर पर ये हंगामे हमसे सहन नहीं होते। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसी स्थिति से गुजर रही हैं ये हम देख सकते हैं, इसलिए हमारा पूरा साथ और सहानुभूति आपके साथ है। हमने दादी सा को भी समझा दिया है, और बाकी सब तो वैसे भी आपसे कुछ नहीं कहते हैं, तो आप निश्चित रहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि खुद का और इस बच्चे का ध्यान रखिए, आप दोनों हम सब के लिए बहुत जरूरी हो। फायर। इतना कहकर विग्रह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती शिरवानी उसे नजर आई, जिसने लंबा घूंघट ले रखा था और अपनी अदाएं और नजाकत लिए वो बड़ी खूबसूरती से नीचे उतर रही थी। उसके साथ प्रार्थना जी थी जो उसे नीचे लेकर आ रही थी। विग्रह राज के कदम वहीं ठहर गए और उनके होठों पर खूबसूरत मुस्कान तैर गई। वे एक तक दीवानों की तरह अपनी पत्नी को देखने लगे। शिरवानी को घूंघट में से नीचे खड़े राज सर दिख गए, जिन्हें देखते ही वो शर्मा कर अपनी जगह पर रुक गई। ये देखकर विग्रह का जुनून बढ़ गया और होठों की मुस्कान बेहद आकर्षक हो गई। तभी प्रार्थना जी मुस्कुराते हुए बोली, पिया जी से शर्मा गई बिन्नी। ये सुनते ही शिरवानी शर्म से लाल हो गई और धीमे कदमों से नीचे उतरने लगी। उसकी पायल की छन छन पूरे हॉल में गूंज रही थी और विग्रह के कानों को असीम सुख दे रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, विग्रह का सीना ऊपर नीचे हुए जा रहा था। तभी शिरवानी ने जानबूझकर अपने लहंगे को थोड़ा सा ऊपर उठाया, और जो नजारा विग्रह को दिखा उसे देख वो घायल हो गया। शिरवानी के सुंदर से पैरों में चांदी की बड़ी बड़ी पायल थी, और उसने आज मेहंदी की बजाय आलतार लगाया था, जिससे उसके कोमल पैर गुलाब के फूल लग रहे थे। एक मर्द को और चाहिए ही क्या, बस अपनी पत्नी को सजी धजी देख ले और उसके साथ प्रेम के पल बिताए। अपने पति को अपने पैर दिखाते हुए वो नीचे आए, जहां राज सर खड़े उसे देख रहे थे, तड़प रहे थे उसे बाहों में लेने के लिए। शिरवानी अपनी सासू माँ के साथ आगे बढ़ने लगी, तभी वैशाली प्रार्थना जी के पास आकर उनसे कुछ बात करने लगी, तो शिरवानी को तब तक वहीं रुकना पड़ा। धीरे धीरे विग्रह उसके पास आया और वो तेज तेज सांस लेने लगी। विग्रह उसके और निकट आकर उसके कान में बोला, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। फायर। तुम्हारे रूप रंग जैसा कोई सुंदर नहीं है इस संसार में। शिरवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी मुस्कान घूंघट में से देखते हुए राज सर जुनून से बोले, सूरज चंदा और जे बहता सागर मने अब कोनी भावे, महाने तो महारी राजा ही मिठी लागे। फायर। सूरज चंदा और ये बहता सागर अब मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो मेरी राजा ही मिठी लगती है। शिरवानी का तन बदन सिहर उठा और गालों की लालिमा बढ़ गई। उसने बड़ी खूबसूरती से अपनी नजरें उठाकर अपने पति को देखा और कुछ कहने लगी, तभी प्रार्थना जी बोली, कुंवर राजा, जब आपको बुलावा भेजे तब आप पधार जाना। विग्रह और शिरवानी झेप गए और राज सर हाँ कहकर उनके रास्ते से हट गए। शिरवानी वहां से चली गई और राज सर ऊपर अपने कमरे में। शिरवानी को सभी महिलाओं के बीच लाया गया। पहले तो वो घबराई, क्योंकि सब उसे घूर रही थी। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली और एक एक करके सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सब उसका घूंघट हटा दिया गया था और उसका रूप देखकर सभी महिलाएं बार बार उसकी प्रशंसा किए जा रही थी। लेकिन जैसे ही सबको पता चलता कि कुंवर राजा और उनकी पत्नी के बीच उम्र का फासला 9 वर्ष का है, तो कुछ कुछ महिलाएं बातें बना रही थी। एक महिला, अरे इन दोनों ने तो शायद भागकर शादी की है। लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं थे, इसलिए भगा लिया होगा कुंवर राजा ने लड़की को। दूसरी महिला, अरे पागल हो क्या, कोई भागकर शादी नहीं हुई है, पूरे समाज के सामने नाता जुड़ा है दोनों का। लेकिन हाँ, सुना है कि सूर्यवंशी परिवार ने लड़की के परिवार पर दबाव बनाया था, तब जाकर ये विवाह हुआ है। तीसरी महिला, अरे दबाव तो बनाएंगे ही, ये लोग ठहरे रईस और लड़की वाले आम परिवार से हैं, बैंक में मैनेजर हैं, लड़की के पिताजी और दादा साहब भी रिटायर्ड हैं। पर भाग्य जाग गया लड़की का, जो इतना फुटरा बिंद सुंदर पति मिल गया। कुंवर राजा की सुंदरता के चर्चे तो आज से कहाँ कई सालों से हैं।
पहली महिला, लड़की भी तो सुंदर है, कमी कोई नहीं है। दूसरी महिला, लड़की सुंदर है लेकिन कुंवर राजा के सामने थोड़ी फीकी लगती है, उनका तो रंग भी कितना सुंदर है और रूप तो वह क्या ही कहने। महिलाओं की बातचीत यूं ही चल रही थी और देखते ही देखते गणगौर का पूजन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम शर्वाणी ने आसन ग्रहण किया और ईसर गणगौर जी की प्रतिमा का पूजन किया। वो सच्ची श्रद्धा और भावुकता से पूजन कर रही थी क्योंकि बात उसके सुहाग की थी। पूजा करते हुए वो इतनी सुंदर और सौम्य लग रही थी कि महिलाओं की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। शर्वाणी ने ईसर गणगौर जी के आगे हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने मन में कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक यूं ही गणगौर का पूजन करें अपने पति के साथ। हमारे सुहाग को अखंड रखना, हमें सदा सौभाग्यवती होने का सौभाग्य देना, हमारी मांग का सिंदूर सदैव रोशन रखना और आप दोनों जैसा जोड़ा मेरे और मेरे पति का सदैव बनाए रखना। इतना कहकर शर्वाणी जोर से बोली, जय बोलो ईसर गणगौर जी की जय। रिलीफ फेस। शर्वाणी के साथ साथ सभी ने ईसर गणगौर जी का जयकारे लगाए और फिर सभी सुहागिनों ने पूजन प्रारंभ किया। पूजा होने के बाद अब बारी थी सभी महिलाओं के नृत्य गाने की, तो बस सभी मिलकर एक साथ बंगले के लॉन में आकर इकट्ठी हुई जहां पर ढोल नगाड़े वाले थे और उन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए जिनका शोर दूर दूर तक जा रहा था। महिलाएं नृत्य कर रही थी और शर्वाणी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। आज उसने एक नृत्य तैयार किया था अपने पति के लिए जो को केवल उसके सामने बेडरूम में करेगी, उसे खुश करने के लिए। अब बस बेडरूम में जाने की देरी थी, लेकिन तभी दादी सा उसके पास आई और बोली, छोटी बिंदनी, आज आपको राजस्थानी गीत पर नृत्य करना होगा। हम अभी स्पीकर लगवाते हैं, रुकिए और आपके पति को भी बुलावा भेजते हैं। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही शर्वाणी का बदन सिहर उठा और वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए इधर उधर देखने लगी। शर्वाणी के साथ साथ सभी ने ईसर गणगौर जी का जयकारे लगाए और फिर सभी सुहागिनों ने पूजन प्रारंभ किया। पूजा होने के बाद अब बारी थी सभी महिलाओं के नृत्य गाने की, तो बस सभी मिलकर एक साथ बंगले के लॉन में आकर इकट्ठी हुई जहां पर ढोल नगाड़े वाले थे और उन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए जिनका शोर दूर दूर तक जा रहा था। महिलाएं नृत्य कर रही थी और शर्वाणी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। आज उसने एक नृत्य तैयार किया था अपने पति के लिए जो को केवल उसके सामने बेडरूम में करेगी, उसे खुश करने के लिए। अब बस बेडरूम में जाने की देरी थी, लेकिन तभी दादी सा उसके पास आई और बोली, छोटी बिंदनी, आज आपको राजस्थानी गीत पर नृत्य करना होगा। हम अभी स्पीकर लगवाते हैं, रुकिए और आपके पति को भी बुलावा भेजते हैं। स्माइलिंग फेस। ये सुनते ही शर्वाणी का बदन सिहर उठा और वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए इधर उधर देखने लगी। दरअसल वो विग्रह के सामने नृत्य करने में असहज महसूस करती हैं। जब विवाह के बाद किया था तब से हालत खराब हुई थी और अब फिर से वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि उसके अकेले में जिस गाने पर नृत्य करने का सोचा है वो थोड़ा अलग है जिसे केवल पति के सामने ही किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए भी शर्वाणी को काफी हिम्मत जुटानी होगी क्योंकि राज सर के आगे उसके पैर काम नहीं करते नृत्य में। शर्वाणी घबराई जा रही थी। वहीं प्रार्थना जी स्वयं अपने बेटे के कमरे के दरवाजे पर आकर उसे आवाज लगाने लगी। विग्रह ने कमरे का दरवाजा खोला और आदर से बोला, जी माँ सा। फायर। प्रार्थना जी, कुंवर राजा, आपके बिना समय हो तो 5 मिनट बात करे। विग्रह, माँ सा, आप पूछ क्यों रहे हैं, आइए। फायर। प्रार्थना जी मुस्कुराते हुए अंदर आई। आज कई महीनों बाद वे अपने बेटे के कमरे में आई थी। दरअसल विग्रह का विवाह हो जाने के लिए उन्होंने उसके कमरे पर आना बंद कर दिया था, लेकिन आज आए हैं और अपने बेटे की वो खूबसूरत तस्वीर दीवार पर लगी देख भावुकता से उसकी बलैया लेते हुए बोली, हमारा सुंदर सा बेटा, किसी की नजर ना लगे आपके रूप को। विग्रह मुस्कुराया और अपनी तस्वीर देखते हुए बोला, अब माता पिता इतने सुंदर होंगे तो बेटा होगा ही। अच्छा बताइए क्या बात करनी है। फायर। प्रार्थना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे में बैठते हुए बोली, देखिए कुंवर राजा, बुरा मत मानना लेकिन हम आपकी माँ हैं और माँ को अपने बच्चों की खुशियाँ सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। आपके विवाह को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, ऐसे में पत्नी से इतनी दिनों और महीनों तक दूर रहना अच्छा नहीं लगता। आपको जब हम अकेले घर में घूमते हुए देखते हैं ना, हमें बहुत बुरा लगता है। बेटा अभी तो चिंता नहीं है, शर्वाणी 2-3 दिन यहीं पर है, लेकिन जब वो वापस जाएगी तब आप फिर से अकेले हो जाएंगे और अभी तो 5 महीने बाकी पड़े हैं उनके हमेशा के लिए वापस आने में। ऐसे में क्या 5 महीने तक आप दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। विग्रह, कभी कोई फंक्शन हुआ या कोई काम हुआ तो वो इधर आ जाया करेगी, हम लेने चले जाएंगे उसे, या फिर उसे कोई काम हो तो हम चले जाएंगे जयपुर। फायर। प्रार्थना जी, अरे बेटा आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं चलता जीवन। विवाह के बाद ये जो समय होता है ये सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। ऐसे में पति पत्नी का दूर रहना और जब काम हो कोई फंक्शन हो तभी मिलना हमें तो अच्छा नहीं लगता। अब आप हमारे बेटे हैं, बेटी होते तो खुलकर आपसे बात करते हैं। देखिए बेटा, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है और आप दोनों 6 महीने एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, कितने महान हैं आप दोनों।
देखिए, हमारी सलाह मान लीजिए और जितना ज्यादा हो सके आते जाते रहिए। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? हम कहना चाहते हैं कि आप बार बार जयपुर जाया करें, महीने में एक बार नहीं बल्कि हर हफ्ते जाया करें, वरना 15 दिन में एक बार, और हो सके तो बिन्नी को यहाँ पर बुला लिया कीजिए। विग्रह ने अपनी नजरें झुका ली और हाँ कह दिया। अब वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि सामने उसकी माँ है जिनसे वो मर्यादा बनाए रखना उचित समझता है। प्यार उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। प्रार्थना जी उसकी सिचुएशन समझते ही बोली, अच्छा अब नीचे आइए, बिन्नी को ढोल नृत्य करने के लिए कहा गया है। ये सुनते ही राज सर की आंखों में चमक आ गई और जुनून का रंग बहने लगा, किंतु अचानक वे मुस्कुरा दिए और बोले, रहने दीजिए माँ सा, हम नहीं आते हैं। फायर प्रार्थना जी, क्यों बेटा, आपको तो आना ही होगा, आपकी बिन्नी नृत्य कर रही है। विग्रह मुस्कुराते हुए अपनी हथेली देखते हुए बोला, वो हमारे सामने नृत्य करने में असहज महसूस करती है, हम जानते हैं उसको। अगर उसे थोड़ा बहुत भी नृत्य आएगा और हमें सामने देखेगी तो भूल जाएगी, घबरा जाएगी। और फालतू में बहुत सारी महिलाएं आ हुई है, तमाशा बनेगा, बातें होंगी, इससे अच्छा उसे महिलाओं के सामने नृत्य करने दीजिए, हम ऊपर ही बैठे हैं। फायर प्रार्थना जी, पति के सामने कैसा घबराना। खैर आप आते तो अच्छा लगता उसे भी और हम सबको भी। कह रही थी कि जयपुर में रहकर उसने घूमर नृत्य सीखा है, तो आज देख लेते आपकी कैसा करती है घूमर नृत्य, क्योंकि विवाह के समय तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। ओपन माउथ स्माइल। अपनी माँ की बातें सुनकर राज सर का दिल धक धक करने लगा, मन और तन मचलने लगा। वो भी तो तड़पते हैं अपनी पत्नी का नृत्य देखने के लिए, लेकिन क्या करें, वो अपने पति के सामने ही नाच नहीं पाते हैं और छुप छुप कर विग्रह उसका डांस देख ले तो ठीक है, जो अगर शर्वानी को पता चल गया कि विग्रह सामने खड़ा है तो वो नाचेगी नहीं। विग्रह का मन कर रहा था कि वह भी नीचे आए और शर्वानी का नृत्य देखे कि उसने किस प्रकार घूमर सीखा है, लेकिन अब क्या कर सकता है, दिल पर पत्थर रखकर उसे वहीं रुकना पड़ा और प्रार्थना जी नीचे चली आई। जब वे नीचे आए तब तक शर्वानी लंबा सा घूंघट लिए हॉल के बीचों बीच खड़ी शर्मा और घबरा रही थी कि विग्रह के सामने कैसे नाचेगी। प्रार्थना जी नीचे आकर बोली, बिंदनी, आप नृत्य शुरू कर दीजिए, कुंवर राजा नहीं आ रहे, उन्हें काम है। शर्वानी जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, लेकिन न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा और वो बार बार बेचैनी और बेताबी से ऊपर की ओर देखने लगी कि शायद राज सर उसे देख रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और वो उदास हो गई। तभी स्पीकर पर गाना लगाया गया, जो कि एक राजस्थानी लोकगीत और नृत्य था। गीत की धुन बज रही थी और धीरे धीरे श्रावणी के पैर थिरकने लगे और उसने सबसे पहले अपने पल्लू को हाथ में लेकर सभी के आगे हाथ जोड़ लिए और नृत्य शुरू कर दिया। शर्वानी ने अपनी सुंदर सी आंखें बंद कर दी और अपने सुहाग का स्मरण करते हुए गीत के साथ साथ नृत्य करते हुए बोलने लगी, महारा आलजा भंवर, ओ महारा आलजा भंवर मैं थारी गंगौर। महारा आलजा भंवर, ओ महारा आलजा भंवर मैं थारी गंगौर। मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर, ओ मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर। शर्वानी का नृत्य सबको लुभा गया और सभी मोहित होकर उसे देखते रहे। वहीं उसके प्यार में पागल राज सर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के पास आकर खड़े होकर नीचे देखने लगे। तभी उन्हें अपनी खूबसूरत पत्नी नृत्य करती हुई नजर आई। राज सर ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी तपिश भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखते हुए पागल होने लगे। तभी शर्वानी का बदन सिहर उठा और उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा तो विग्रह उसे दिख गया। ये देखकर विग्रह तुरंत वहां से जाने लगा। तभी शर्वानी ने अपना घूंघट हटा दिया और अपनी पलकें झपकाकर उसे रोक दिया। उफ, राज सर के तो होश उड़ गए और सीना ऊपर नीचे होने लगा। शर्वानी का रूप देखकर राज सर ब्लश कर गए और एक टक उसे देखते रहे। तभी शर्वानी अपने पति के प्रेम में लीन होकर उसे पुकारते हुए बोली, ईसर जी होते महारा थाको चांद सरेखो रूप, ओ ईसर जी होते महारा थाको चांद सरेखो रूप, जैसे सर्द दिनारी धूप में निरखूं थारो रूप। ओ महारा आलजा भंवर मैं थारी गंगौर, मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर, ओ मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर। ये सब देखकर तो विग्रह की आंखों में अपार तड़प और जुनून भर आया। अब उसकी भावनाएं और कामनाएं उसके नियंत्रण से बाहर होने लगी और दीवांगी सिर चढ़कर बोलने लगी। तभी शर्वानी ने नृत्य करते हुए ईसर गंगौर जी के पैर छुए और नृत्य करते हुए और एक नजर ऊपर अपने पति को देखते हुए बोली, मैं थारो गौरा रानी थे ईसर, मैं था की पटरानी थे माथे रा चंदन। मुझमें महको चारों ओर, ओ महारा आलजा भंवर मैं थारी गंगौर। मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर, ओ मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर। शर्वानी के ये बोल विग्रह के दिल को छू गए और वो भावुक होकर उसे देखता रहा। तभी शर्वानी ईसर गंगौर जी को बलिया लेते हुए भावुकता से नृत्य करते हुए बोली, थारी महारी ये जोड़ी है प्रेम प्रीत रो डोरी, ओ ईसर गौरा की जोड़ी है प्रेम प्रीत की ओरी, थारो रूप सुहानो लागो मैं खिल जाऊं चारों ओर। ओ महारा आलजा भंवर मैं थारी गंगौर, मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर, ओ मैं तो निरखूं चारों ओर पिया थारी गंगौर।
गाने का अर्थ शॉर्ट में बताऊं तो इसमें कन्या अपने पति के रूप रंग की तारीफ करती है, उसे अपने ईश्वर जी अर्थात शिव बताती है और स्वयं को उसकी गणगौर अर्थात गौरी अर्थात पार्वती बताती है। शर्वाणी का नृत्य समाप्त हुआ और उसने अपने हाथ जोड़ लिए और पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। वहीं ऊपर खड़ा विग्रह तो मंत्रमुग्ध हो गया था, एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नादान शर्वाणी ने इतना खूबसूरत नृत्य किया, वो भी बिना घबराए और शर्माए। शर्वाणी नजरें झुकाकर खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके खिले हुए होठों को देखकर राज सर बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। तभी शर्वाणी ने ऊपर की ओर देखा तो राज सर वहां नहीं थे। ये देखकर वो बेचैन होने लगी, तड़पने लगी। तभी उसने देखा विग्रह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। अपने पति को आता देख शर्वाणी चहक उठी, उसने अपनी नजरें झुका ली। विग्रह अपनी भूरी जुनूनी निगाहों से उसे देखते हुए उसके पास आकर खड़ा हुआ और अपने जेब में अनगिनत पैसे निकालकर अपनी पत्नी की नजर उतारने लगा। ये प्यारा सा नजारा देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विग्रह उसकी नजर उतारते हुए अपने मन में कुछ बोल भी रहा था और बाद में वो सारे पैसे धोली को दान कर दिए गए। विग्रह धीमी आवाज में किंतु बेहद आकर्षक तरीके से बोला, शर्वाणी, बहुत सुंदर नृत्य किया आज आपने, एक बार फिर से प्यार हो गया है हमें तुमसे राजा। फाया। शर्वाणी का बदन सिहर गया और सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखें प्रेम के रंगों में डूब गई और उसने तुरंत झुककर अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विग्रह ने उसे खड़ा किया और सबके सामने सच्ची शिद्दत और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, ईसर गंगौर जी जैसी जोड़ी हम दोनों को हो जन्मांतर के लिए। फाया। शर्वाणी ने नजरें उठाकर अपने पति की नजरों में देखा तो विग्रह ने बेहद खूबसूरत तरीके से अपनी पलकें झपका दी और वहां से चला गया। शर्वाणी के गाल लाल हो गए और आंखों में नशा छाने लगा अपने पति से मिलन का। कुछ देर बाद सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर भोजन किया और गीत चलते रहे। कार्यक्रम समाप्त होते होते शाम के 7 बज गए और अब सब थक कर चूर हो गए थे। सभी महिलाएं अब जा चुकी थी और अब घर में केवल घर की महिलाएं थीं। शर्वाणी ने वैशाली को सोफे पर बिठाया और उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, जी, अब आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, थक गई होंगी आप इतने गहने धारण करके। शर्वाणी के इतना कहते ही दादी सा बोली, इतने से में कुछ नहीं होता छोटी बिन्नी, और वैसे भी वैशाली को आदत है। ये सुनते ही शर्वाणी ने हाँ कहा, लेकिन वैशाली मुंह बनाने लगी और बोली, हम थक गए हैं इसलिए कपड़े बदलने जा रहे हैं, और हाँ माँ सा, हमारा रात्रि भोजन कमरे में ही भिजवाना। दादी सा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और वैशाली खड़ी होकर बोली, शर्वाणी, हमें कमरे तक पहुंचा दो। दोनों देवरानी जेठानी वहां से चली गई और दादी सा गुस्से से बोली, इन्होंने जानबूझकर हमारी बात काटी। प्रार्थना जी, माँ सा, आप खुद सोचिए, उसे 7वां महीना चल रहा है लेकिन फिर भी घर के रीति रिवाज के कारण आज पूरे दिन वो हमारे साथ बैठी रही, यहाँ तक कि व्रत भी रखा जबकि डॉक्टर ने साफ मना किया था। अब वो थक गई है। सच में उसने कितने गहने पहने हुए हैं, कितने भारी कपड़े हैं, ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। थोड़ा तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए, हर समय वो गलत नहीं होती है। दादी सा, अरे वाह, अब आप अपनी बहू का पक्ष लेने लगी अपनी सासू माँ के खिलाफ जाकर। चलिए बढ़िया है, बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। दादी सा वहां से चली गई और प्रार्थना जी रसोई में जाते हुए बोली, हे ईश्वर, घर में थोड़ा शांति का माहौल लाए और सबको अकल दीजिए कि सब लोग शांति बनाए रखें, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो। न हमारे कोई नंद है, न हमारे दोनों बेटों के कोई बहन है, न जाने कैसा अकाल पड़ गया है बेटियों का हमारे खानदान में। ईश्वर अपनी कृपा बनाए और इस बार वैशाली बहू एक बेटी को जन्म दे, इतना आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना जी अपने काम के लिए चली गई और शर्वाणी वैशाली को उसके कमरे में छोड़कर तीसरी मंजिल यानी कि अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी नीचे से उसे उसकी सासू माँ ने आवाज लगाई, शर्वाणी, आपका सागार तो हो गया है, तो कुछ फल भिजवा दूं खाने के लिए। शर्वाणी रेलिंग के पास आकर नीचे देखकर बोली, नहीं मासा, भोजन कर लिया, अब भूख नहीं है, सीधा कल नाश्ता ही करूंगी। और हाँ, कुंवर जी के लिए खाना बनवा दिया है ना। प्रार्थना जी, आपके बाबा सा, जेठ जी और कुंवर राजा इस समय लाइब्रेरी में डिनर ही कर रहे हैं, अभी पुष्पा ने बताया हमें, तो आप निश्चिंत रहिए और कपड़े बदल लीजिए, बाद में नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा सोने जाओ। ओपन माउथ स्माइल। शर्वाणी के गाल लाल हो गए और वो शर्माती हुई वहां से चली गई। उसे जाते देख प्रार्थना जी भी मुस्कुरा दी और बोली, हाय, हमें क्यों शर्मा रही है। अरे नहीं, हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा, वरना कुंवर विवेक के बाबा सा तो है ही बेशरम, अभी शुरू हो जाएंगे हमें छेड़ना। प्रार्थना जी अपने पति के बारे में सोचते हुए वहां से चली गई। रात के 9 बजे शर्वाणी अभी भी सजी धजी सुहागिन के रूप में अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी झील सी गहरी और सुंदर निगाहों में आज की रात के लिए कई अरमान और कामनाएं चमक रही थी। 1.5 महीने से वो तड़पी है अपने राज सर के लिए, उनकी बाहों में चैन से सोने के लिए, और अब जाकर उसे वो पल मिला है तो वो आज कोई कमी नहीं आने देगी। अपने पति से खूब प्यार लेगी और उसे खूब प्यार देगी। अब बस राज सर के आने की देरी है।
वो अपनी चूड़ियों से खेलने लगी, उनकी खन खन सुनकर चहकने लगी। तभी कमरे के दरवाजे खटखटाया गया और एक बेहद आकर्षक मर्दाना किंतु शालीन लहजे में आवाज आई, हम अंदर आए राजा। फाया ये आवाज सुनते ही शिरवानी स्वयं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखें भर आई, दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसे अपनी मुट्ठी भींच लिए तड़पते हुए कहा, कितना इंतजार किया हमने, कितना राज सर। शिरवानी ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए बोली, हम भी न पागल ही है, बाहर पति खड़े हैं और अंदर उनके लिए तड़प रहे हैं। शिरवानी ने गहरी सांस ली और कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, जिससे उसकी पायल की छन छन बाहर खड़े विग्रह को सुनाई दी। राजसर का बदन सिहर उठा और आंखों की तड़प बढ़ने लगी कि कब दर्शन होंगे अपनी माही के। शिरवानी रूम के दरवाजे पर आई और उस दरवाजे पर हाथ रखकर भावुकता से बोली, अब तो नाराज नहीं होना। विग्रह ने भी दरवाजे पर हाथ रखा और मुस्काते हुए बोला, हो ही नहीं सकता यार, क्या करूं, रह ही नहीं सकता। फाया। शिरवानी बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोली, मैंने कैसा डांस किया? विग्रह, जब बेड पर हमारी बाहों में होंगी तब बताऊंगा। फाया। शिरवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और शर्माते हुए बोली, पूरे 1.5 महीने की कसर एक दिन में ही निकालोगे क्या? फाया। विग्रह बेताबी से, पता नहीं आज क्या करूंगा और कैसे संभालूंगा, बस एक बार दरवाजा खोल दो और आने दो अपने पास। फाया। शिरवानी तेज तेज सांस लेते हुए बोली, डर लग रहा है आपसे, शर्म आ रही है आपसे। फाया। विग्रह, शर्मा रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डर रही हो तो राजा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आज ही मिले तो आज ही कर लिया सब कुछ, बस प्यार से बातें कर लेंगे, हम आपके पैर दबा देंगे, इतना काफी है हमारे लिए। फाया। विग्रह के अनोखे प्यार ने एक बार फिर शिरवानी को निशब्द कर दिया और भावुक भी। वो राजसर के प्रेम के वशीभूत होकर बोली, क्या इंसान हो यार, आप समझ ही नहीं आते। दुनिया का कोई भी पति क्यों न अपनी पत्नी से कितना भी प्यार क्यों न करता हो, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के तड़पता है, लेकिन आप सबसे अलग हो, आपको केवल हमारी निकटता चाहिए, गहराई नहीं। विग्रह मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद करके सच्ची शिद्दत और प्यार से बोला, हमारा तो भाग्य खुल गया था जिस दिन आपकी मांग में सिंदूर भरा था। महादेव से यही तो प्रार्थना की थी कि बस राजा से शादी करवा देना, उसके बाद भले ही उसे बिना छुए जीवन भर उसके साथ रह लेंगे, लेकिन बस राजा हमारे आंगन में तुलसी पूजन करती रहे और हम उसे देखते रहे, जितना मांगा उससे ज्यादा मिल गया। फाया। शिरवानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो असीम प्रेम से बोली, तो आज की रात भी आपको मांग से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। आइए कुंवर जी, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। फाया। विग्रह, राज सूर्यवंशी इतनी खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया कि क्या ही कहें। विग्रह के अनोखे प्यार ने एक बार फिर शिरवानी को निशब्द कर दिया और भावुक भी। वो राजसर के प्रेम के वशीभूत होकर बोली, क्या इंसान हो यार, आप समझ ही नहीं आते। दुनिया का कोई भी पति क्यों न अपनी पत्नी से कितना भी प्यार क्यों न करता हो, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़पता है, लेकिन आप सबसे अलग हो, आपको केवल हमारी निकटता चाहिए, गहराई नहीं। विग्रह मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद करके सच्ची शिद्दत और प्यार से बोला, हमारा तो भाग्य खुल गया था जिस दिन आपकी मांग में सिंदूर भरा था। महादेव से यही तो प्रार्थना की थी कि बस राजा से शादी करवा देना, उसके बाद भले ही उसे बिना छुए जीवन भर उसके साथ रह लेंगे, लेकिन बस राजा हमारे आंगन में तुलसी पूजन करती रहे और हम उसे देखते रहे, जितना मांगा उससे ज्यादा मिल गया। फाया। शिरवानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो असीम प्रेम से बोली, तो आज की रात भी आपको मांग से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। आइए कुंवर जी, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। फाया। विग्रह, राज सूर्यवंशी इतनी खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया कि क्या ही कहे। शिरवानी ने अपने आंसू साफ किए, सिर पर पल्लू लिया और होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान और बड़े आदर से कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही शिरवानी और विग्रह एक दूसरे के सामने आए। विग्रह की तेज और तपिश भरी निगाहों से शिरवानी सिहर उठी और नजरें झुकाकर तुरंत एक तरफ खड़ी हो गई। ये देखकर विग्रह बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए कमरे के अंदर आया और बोला, आपको बाहर तो नहीं जाना है? फाया। शिरवानी, नहीं। विग्रह, तो दरवाजा बंद कर देता हूँ। फाया। विग्रह कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और तभी शिरवानी अपनी खूबसूरत नजरें उठाकर बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए उसे पीछे से देखती है और देखते हुए तड़पने लगती है। उसका मन कर रहा था कि भाग कर जाए और कसकर पकड़ ले अपने राजसर को और शामिल हो जाए उनके अंदर। विग्रह का कुर्ता, उसकी लंबी ऊंचाई, उसके लंबे बाल, उसका बदन, सब कुछ देखकर शिरवानी का अंग अंग मचल रहा था। प्यार की तमन्नाएं बढ़ती ही जा रही थी और वो बेताबी से अपनी उंगलियां मोड़ते जा रही थी। दरवाजा बंद करके विग्रह उसकी तरफ मुड़ा तो शिरवानी ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर विग्रह के सामने पीठ कर ली। ये देखकर उफ राजसर का दिल धक धक करने लगा और उनके रसीले होठों की मुस्कान भी गहरी हो गई। वे धीरे धीरे उसके निकट आने लगे और उनके कदमों की आहट से शिरवानी का अंग अंग खिलने लगा, गाल लाल होने लगे और होठों की मुस्कान बढ़ती ही गई।
विग्रह ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और अपनी भूरी जुनूनी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। शर्वानी ना में अपनी गर्दन हिला देती है, जिसे देखकर विग्रह उसकी ओर निकट आकर बोला, अब लग रहा है। फायर शर्वानी की सांसें तेज होने लगी और एक बार फिर उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। राज सर की आंखें जुनून और तलब से परिपूर्ण हो गई और उन्होंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए शर्वानी का एक हाथ पकड़ लिया। शर्वानी की आत्मा तक हिल गई और उसने अपने हाथ को ढीला छोड़ दिया और विग्रह उसके कोमल हाथ को उंगलियों को मोड़ते हुए जुनून से बोला, पैरों में जो आलतार लगाया है कसम से कातिल है, वो हमें आकर्षित कर रहा है। विग्रह के इतना कहते ही शर्वानी अपना हाथ छुड़ाकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर विग्रह की मुस्कान गहरी हो गई और शर्वानी स्वयं को आईने में देखते हुए बोली, आपको रिझाने के लिए ही तो आज ये सब कुछ किया है। फायर। विग्रह खिल गया और उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा होकर उसके रूप को आईने में देखते हुए जुनून से बोला, अच्छा, हमारी राजा ने हमें रिझाने के लिए इतनी मेहनत की है तो अब इस मेहनत का फल भी तो देना पड़ेगा आपको। फायर। शर्वानी का बदन सिहर उठा और आंखों में चमक आ गई। वहीं विग्रह उसे छूने के लिए निकट आने लगा, तभी शर्वानी उसकी तरफ मुड़ी तो उसकी नाक विग्रह की थोड़ी से टकरा गई, जिससे शर्वानी की नाक में दर्द हुआ और वो मासूमियत से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, दर्द हुआ। शर्वानी जिस प्रकार से बोली थी उससे विग्रह का बदन सिहर उठा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शर्वानी का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और आंखें बंद करके जुनून से बोला, दर्द तो यहाँ हो रहा है, कितने समय से हो रहा है और अब जाकर इस दर्द की दवाई मिली है जो खुद दर्द की वजह भी है। फायर। शर्वानी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और विग्रह के दिल की धड़कनें महसूस करते हुए बोली, जी दर्द तो हमारे सीने में भी बहुत है, अब बस आपकी छुअन का सहारा है। विग्रह ने अपनी आंखें खोली तो शर्वानी ने अपनी नजरें झुका ली और विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, अब छुए कैसे आपके सीने को, अंतर है हम दोनों के सीनों में, स्वीकृति दोगी तो ही। फायर। ये सुनते ही शर्वानी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी नजरें उठाकर अपने पति की आंखों में देखा और जो असर हुआ उससे राज सर बहक गए और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। उफ, एक मर्द भी ब्लश करने लगता है जब वो सच्चे प्यार में होता है। अपने पति को इस तरह नजरें झुकाते देख शर्वानी खुद भी शर्मा गई, लेकिन आज उसे अपनी हर इच्छाएं पूरी करनी है, शर्माना नहीं है। हिम्मत करते हुए उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर विग्रह के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रखे। विग्रह की आंखों में जुनून और दीवानगी छाने लगी और उसने अपनी पत्नी की कमर को कसकर पकड़ लिया। अब शर्वानी ने अपने दोनों हाथों को विग्रह के कंधे पर लपेट दिए तो विग्रह ने उसे खींचकर अपने निकट कर लिया। अब वो दोनों इतने पास थे कि दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी और सीने बार बार मिलने लगे। दोनों का अंग अंग खिल रहा था एक दूसरे के इतना पास आकर। विग्रह और शर्वानी एक टक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और तेज तेज सांस लेते हुए मदहोशी में चूर हुए जा रहे थे। तभी शर्वानी विग्रह के पतले होठों को देखते हुए बोली, वचन दीजिए हमें अब हमसे नाराज नहीं होंगे आप। फायर। विग्रह उसके प्यार में लीन होकर बेताबी से बोला, पागल नहीं हूं जो अब समय बर्बाद करूंगा, आपसे नाराज होने से नुकसान हमें ही होता है। फायर। इतना कहकर उसने शर्वानी की कमर को मसलना शुरू कर दिया, जिससे मदहोश होते हुए वो बोली, हम आपसे मिलकर कितने खुश हैं ये आप सोच भी नहीं सकते राज। ब्लू इट फायर। शर्वानी के हिलते हुए होठों और उनसे निकलते शब्दों को सुनकर विग्रह उसके होठों के निकट आकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून से बोला, तो हमें भी खुश कर दो न, अब कितना परेशान करोगी। फायर। ये सुनते ही शर्वानी ने विग्रह के चेहरे को थाम लिया और उसके बेहद करीब आकर उसकी ललाट पर अपने होंठ रख दिए। विग्रह को असीम सुख की प्राप्ति हुई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शर्वानी ने सच्ची शिद्दत और प्यार से अपने पति की ललाट को चूमते हुए कहा, विग्रह। फायर। शर्वानी के मुख से अपना नाम सुनकर विग्रह ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों में चमक और रौनक लिए अपनी पत्नी को देखा तो शर्वानी ने तुरंत उसका गाल चूम लिया। विग्रह तो सिहर उठा और अपने गाल पर शर्वानी की छुअन महसूस करके दीवाना होने लगा और वापस अपनी पत्नी पर हमला करने लगा। तभी शर्वानी शर्मीली मुस्कान लिए उससे दूर हो गई और अपना लहंगा थामे बालकनी की तरफ भागने लगी। विग्रह कातिल मुस्कान लिए तेजी से भागा और शर्वानी से पहले ही बालकनी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अपनी दाढ़ी मसलते हुए राज सर कातिल मुस्कान लिए बोले, आज नहीं जाने देंगे, आज तो आपको पकड़कर कैद कर लेंगे। फायर। शर्वानी बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराकर पीछे हटते हुए बोली, आज तो आपके हाथ नहीं आऊंगी। विग्रह अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, चैलेंज कर रही हो तो पछताओगी, क्योंकि बहुत अच्छे से जानती हो हमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ। फायर। विग्रह की बात सुनकर शर्वानी के गाल लाल हो गए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, हम तो वही चाहते हैं। फायर। राज सर ने अपनी बाहें फैला ली और सच्चे जुनून और प्रेम से बोले, तो आओ न हमारे पास हमारी नादान शर्वानी। फायर। शर्वानी का अंग अंग खिल उठा और होठों पर अत्यंत सुंदर मुस्कान लिए वो तेजी से अपने पति की ओर भागी और सीधा उसके सीने से लग गई।
विग्रह के मुंह से आह निकला और उसने तुरंत अपनी पत्नी को अपने बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे के गले में मुंह घुसा दिया और आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद विग्रह ने उसे नीचे उतारा और उसकी झुकी हुई पलकों को चूमते हुए प्यार से बोला, शर्वाणी, हमारी एक इच्छा पूरी करोगी? फायर शर्वाणी, जी कहिए। विग्रह, कल सुबह तुलसी पूजन करोगी हमारे सामने? पिछले 1.5 महीने से आपको तुलसी पूजा करते हुए नहीं देखा तो आंखें तरस गई हैं हमारी। फायर शर्वाणी प्यार से बोली, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम वैसे भी करने ही वाले थे और करेंगे भी। स्माइलिंग फेस। विग्रह मुस्कुरा दिया और तभी शर्वाणी बोली, कुंवर जी, हमने अभी बाहर का दृश्य देखा था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो हम दोनों बाहर सेल्फी ले फिर व्हाट्सएप पर लगाऊंगी। स्माइलिंग फेस। विग्रह मुस्काते हुए, चलिए। फायर शर्वाणी, आपका नया फोन कौन सी कंपनी का है? विग्रह, वही पहले वाली ही। शर्वाणी खुश होते हुए, अरे वाह, अब तो हम दोनों की सेल्फी बेस्ट आएगी, आपका मोबाइल तो द बेस्ट मोबाइल है। स्माइलिंग फेस। विग्रह ने अपना फोन उसे दे दिया और उसके साथ बाहर बालकनी में आया। बहुत ठंडी और सुहावनी हवा चल रही थी और राज सर के रेशमी बाल उनकी आंखों पर आ रहे थे और शर्वाणी उसके फोन में पासवर्ड लगाकर उसे ओपन करके बोली, ऐसा करते हैं, इस गमले के पास खड़े होते हैं, बैकग्राउंड भी जोरदार होना चाहिए, आइए हमारे पास। स्माइलिंग फेस। विग्रह उसके पास आकर खड़ा हुआ और एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। तभी शर्वाणी उसके कंधे पर सिर रखकर प्यार से बोली, आपकी हाइट ज्यादा है, आप ही सेल्फी लो प्लीज। स्माइलिंग फेस। राज सर ने मोबाइल लिया और दूसरे हाथ से शर्वाणी की कमर को कसकर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे और विग्रह ने सेल्फी ले ली। दोनों बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिए और अब एक अलग ही नशा उन पर सवार होने लगा। विग्रह के एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से उसने अपनी पत्नी की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखने में डूबे हुए थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आने लगे और जैसे ही उन दोनों के होंठ आपस में मिलने लगे, विग्रह ने मोबाइल को बंद कर दिया और तुरंत शर्वाणी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सब कुछ बदल गया और पूरे 1.5 महीने की तड़प और इंतजार के बाद उन दोनों के होठों का मिलन हुआ। विग्रह और शर्वाणी दोनों ही बेकाबू होकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। आज तो रुकना ही नहीं चाहते थे और एक दूसरे के लिबों का रस पूरी तरह से पी जाना चाहते थे। विग्रह ने शर्वाणी को चूमते हुए ही अपना मोबाइल जेब में रखा और अब दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम कर उसके होठों पर अपना दबाव बनाने लगा। अब विग्रह पूरी तरह से बेकाबू होने लगा और शर्वाणी को पकड़कर सीधा कमरे के अंदर ले आकर दीवार से भिड़ा दिया और टूट पड़ा, उसके होठों पर टूट पड़ा। विग्रह का खतरनाक प्यार और तड़प पाकर शर्वाणी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि अब राज सर उसके होठों को काटने लगे, खींचने लगे और चबाने लगे, जिससे उससे प्यार का हल्का सा दर्द होने लगा। शर्वाणी अब उसे धक्का देने लगी, लेकिन विग्रह अपनी ताकत लगाकर उस पर हावी हुए जा रहा था। अंत में परेशान होकर शर्वाणी ने अपना मुंह ही फेर लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। वहीं विग्रह उसके गले में मुंह घुसाकर तेज तेज सांस लेते हुए बोला, क्या हुआ सर, सहन नहीं कर पा रही पति का प्यार? फायर शर्वाणी ने दीवार से सिर टिका दिया और सांस लेने में दिक्कत होते हुए बोली, आप तो मार ही डालोगे। ये सुनते ही राज जी के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वे जैसे ही उसके होठों पर अपने होंठ रखने लगे, तभी शर्वाणी उनके मुंह पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, अभी रुको न, हमें जाना है। विग्रह उसकी उंगलियां चूमते हुए बेताबी से बोला, अब कहाँ जाना है यार? फायर शर्वाणी शर्माते हुए बोली, अरे यार, आप भी न समझते नहीं हो, हमें वॉशरूम जाना है, जोर से आया है। सी नो इविल। विग्रह ने उसका गाल काटा और बोला, यार आपको भी न, ये वॉशरूम हमेशा गलत समय पर आता है। फायर शर्वाणी, अभी जाने दीजिए, वरना जब आप प्यार के हाई लेवल पर होंगे और तब जाना पड़ा तो। सी नो इविल। ये सुनते ही विग्रह तुरंत बोला, जाओ जल्दी से करके आओ। फायर शर्वाणी तुरंत बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद चुपचाप दबे पांव बाहर आई तो उसने देखा विग्रह पुल किनारे खड़ा था और पानी को देख रहा था। उसकी पीठ शर्वाणी के सामने थी। ये देखकर वो मुस्कुराई और धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए तुरंत विग्रह के पास आकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए और विग्रह को धक्का लगाकर पानी में गिरा दिया। विग्रहराज सूर्यवंशी धड़ाम से पानी में गिर गए और ये देखकर शर्वाणी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी। विग्रह के साथ जो हुआ वो अगर किसी और ने किया होता तो अब तक विग्रह उस इंसान की जान ले लेता, लेकिन यहाँ पर ये सब उसकी पत्नी ने किया था, इसलिए वो पूल की दीवार से टिककर खड़ा हुआ और अपने भीगे बालों में हाथ फेरते हुए अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। शर्वाणी ने जब स्वयं पर उसकी नजरों की तपिश पाई तो सिहर उठी और बोली, चिंता मत कीजिए, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी आज। फायर। इतना कहकर शर्वाणी ने अपना पूरा दुपट्टा तन से अलग करके बेड पर फेंक दिया। उफ, उसका ये रूप देखकर विग्रह का सीना ऊपर नीचे होने लगा। अब शर्वाणी ने सिर्फ लहंगा और ब्लाउज पहना हुआ था, गले में हीरे का एक हार, कानों में झुमके और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां।
भरी हुई मांग और तभी शिरवानी ने अपने बालों को खोल दिया और उसके रूप में 4 चांद लग गए। विग्रह तो पागल ही हो गया उसे इस तरह देख। उसने अपने निचले होंठ को भींच लिया और तभी शिरवानी अपने लहंगे को जानबूझकर नीचे करने लगी, जिससे उसकी छोटी सी नाभि राज को दिख गई और वो पानी में हाथ मारते हुए बेताबी से बोला, पागल हो क्या? हिम्मत है तो पास में आकर ये सब करो। फायर। विग्रह के साथ जो हुआ वो अगर किसी और ने किया होता तो अब तक विग्रह उस इंसान की जान ले लेता, लेकिन यहाँ पर ये सब उसकी पत्नी ने किया था, इसलिए वो पूल की दीवार से टिककर खड़ा हुआ और अपने भीगे बालों में हाथ फेरते हुए अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। शिरवानी ने जब स्वयं पर उसकी नजरों की तपिश पाई तो सिहर उठी और बोली, चिंता मत कीजिए, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी आज। फायर। इतना कहकर शिरवानी ने अपना पूरा दुपट्टा तन से अलग करके बेड पर फेंक दिया। उफ, उसका ये रूप देखकर विग्रह का सीना ऊपर नीचे होने लगा। अब शिरवानी ने सिर्फ लहंगा और ब्लाउज पहना हुआ था, गले में हीरे का एक हार, कानों में झुमके और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। भरी हुई मांग और तभी शिरवानी ने अपने बालों को खोल दिया और उसके रूप में 4 चांद लग गए। विग्रह तो पागल ही हो गया उसे इस तरह देख। उसने अपने निचले होंठ को भींच लिया और तभी शिरवानी अपने लहंगे को जानबूझकर नीचे करने लगी, जिससे उसकी छोटी सी नाभि राज को दिख गई और वो पानी में हाथ मारते हुए बेताबी से बोला, पागल हो क्या? हिम्मत है तो पास में आकर ये सब करो। फायर। विग्रह की बेताबी और उसकी उतावल देखकर शिरवानी सब समझ रही थी कि आज उसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन वो तैयार है अपने पति के प्यार को पाने के लिए। शिरवानी धीरे धीरे चलते हुए विग्रह के पास आकर खड़ी हो गई। ओफराज सर पानी में खड़े थे और पीछे उसकी तरफ मुड़े। उन्होंने शिरवानी के लहंगे को थोड़ा ऊपर उठाया तो शिरवानी सिहर उठी और पीछे हटने लगी। तभी विग्रह ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और जुनून से बोला, नहीं, अब कोई शर्म और झिझक नहीं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। फायर। शिरवानी अपनी जगह पर खड़ी रही और विग्रह उसके लहंगे को ऊपर उठाकर उसके गोरे गोरे पैर को चूमने लगा। उफ, शिरवानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखें बंद करके विग्रह के इस अंदाज को एंजॉय करने लगी। धीरे धीरे विग्रह उसके लहंगे को और ऊपर उठाने लगा और घुटनों तक ले आया। शिरवानी शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी और अब विग्रह उसके घुटनों को देखकर घायल हुए जा रहा था। उसने सच्ची शिद्दत से उन्हें चूमना और काटना शुरू किया। शिरवानी खाद्य खड़ी सहर रही थी और उसके पति उसे चूम रहे थे। कुछ देर बाद विग्रह ने उसके लहंगे को नीचे किया और उसकी बंद आंखों को देखकर असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, पानी में आओगी या हम बाहर आएं? फायर। शिरवानी का दिल धक धक करने लगा और वो सोचने लगी कि ये आदमी इतनी खूबसूरत तरीके से कैसे बोलता है यार। ओफा, इसके तो बोलने मात्र से मैं पानी पानी हो जाती है, तो आगे क्या क्या होगा। शिरवानी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, आपके साथ तो रेगिस्तान में भी रहने के लिए तैयार हूँ, बस साथ ही आप हो। फायर। राज मुस्कुराया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, आओ नीचे बैठो। फायर। शिरवानी, क्यों आप हमें खींच कर पानी में नहीं लोगे? विग्रह, नहीं, ये सब नहीं करना, हमें आपको लग सकते हैं और ऐसे कोई जंगली आदमी नहीं है हम जो आपके साथ ये सब करें। फायर। शिरवानी उसकी दीवानी होते हुए बोली, लेकिन हमें तो जोर से इस पानी में कूदना है और आपकी बाहों में आना है। विग्रह, राजा, आपको लग सकती है ये पानी गहरा है और आपको तैरना नहीं आता, सीधे सीधे हमारा हाथ पकड़कर अंदर आओ। फायर। शिरवानी, नहीं, आज आप हमारी बात मानो। विग्रह, राजा, नहीं। फायर। शिरवानी ने अपने हाथ छुड़ा लिए और विग्रह से थोड़ी दूरी बनाकर उस पुल को देखने लगी। वहीं विग्रह चिंतित होकर उसे देखने लगा। हर किसी के लिए पुल में जंप मारना आसान नहीं होता है, लेकिन इस लड़की को कैसे बताएं। शिरवानी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके एक बार में ही पूल में कूद गई। जोर से आवाज आई और पानी के छींटे बाहर तक आए। शिरवानी को पानी के अंदर डूबने ही नहीं दिया गया और राज ने तुरंत उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। शिरवानी ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने अपने पति का हैंडसम चेहरा पाया, जिस पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान थी और आंखों में बेहिसाब जुनून। विग्रह को देखते ही वो बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर शर्माने लगी। वहीं उसके चांद से चेहरे पर पानी की बूंदें चमकती देख विग्रह से रहा नहीं गया और उसने तुरंत उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और इस बार उसके गाल बेहद नशीले तरीके से चबाने लगा। शिरवानी ने उसके कुर्ते को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके अपने पति की छुअन पाकर खुश होने लगी। धीरे धीरे विग्रह के होंठ उसके गले तक पहुंच गए और राज सर मदहोशी में चूर होकर अपनी पत्नी के गले को चूमने और काटने लगे। विग्रह ने शिरवानी को पकड़कर पूल की दीवार से टिका दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया और सीधा उसके होठों पर हमला किया। राज सर अपनी राजा को बेहिसाब चूमे जा रहे थे और राजा उनके गीले बालों में हाथ फेरते हुए सिसकियां ली जा रही थी। आज उन दोनों को 1.5 महीने बाद एक दूसरे के निकट आने का सौभाग्य मिला है, तो वो दोनों कैसे रुक सकते हैं। शिरवानी के गले पर लाल निशान बन गए थे, जिन्हें देखकर विग्रह बेताबी से बोला, इन 2 दिनों में कहीं नहीं जाओगी, बस हमारे पास रहोगी। फायर। इतना कहकर विग्रह उसके निचले होंठ को काटने लगा। शिरवानी मचलते हुए बोली, कहीं नहीं जाऊंगी।
ब्लू इट फायर विग्रह ने फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपनी सारी तड़प निकालने लगा। कुछ देर बाद शिरवानी ने अपना मुंह फेर लिया और विग्रह के सीने पर हाथ रखकर बेताबी और तड़प से बोली, राज, कुर्ता उतारो ना। विग्रह, हाँ अभी उतारता हूँ। फायर। इतना कहकर विग्रह तुरंत अपना कुर्ता उतार कर फेंक देता है। विग्रह के खुले सीने और उस पर उगे बाल देखकर शिरवानी पागल ही हो जाती है और आंखों में तड़प लिए विग्रह के सीने पर हाथ रखकर बोली, आह राज। फायर। विग्रह उसकी भावनाएं समझते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसके हाथों से अपने सीने को मसलते हुए बोला, हर कमी पूरी होगी, हर इच्छा पूरी की जाएगी। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शिरवानी ने उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। उफरात सर की सांसें तेज हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी की कमर को कसकर पकड़ लिया। शिरवानी मदहोशी में चूर होकर राज के सीने को चूमने लगी, उसके बदन से आती महक से पागल होने लगी। विग्रह उसके रसीले होठों की छुअन महसूस करके दीवाना हुए जा रहा था, तभी शिरवानी ने उसके सीने को काट लिया तो राज सर बेहद कातिल मुस्कान से सज गए। शेरवानी जिस तरह विग्रह के सीने को चूम रही थी उसे विग्रह बहक रहा था। अब उसका स्वयं पर नियंत्रण रख पाना बहुत मुश्किल होने लगा था, इसलिए उसने शेरवानी की बाजू को पकड़कर उसे खुद से दूर किया। शेरवानी की आंखों में नशा और प्यार साफ दिख रहा था, जिसे देखकर विग्रह जुनून से बोला, बहुत हो गया इंतजार, बहुत हो गया, छोटा बड़ा प्रक्रिया, अब हम असली मंजिल पर जाएंगे जिसका इंतजार हम दोनों ने किया है। बोलिए, तैयार हैं आप? फायर। शेरवानी के गाल लाल हो जाते हैं और वो बड़ी ही खूबसूरती से अपनी नजरें झुकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, जिसे देखकर विग्रह की आंखों में नशा छा जाता है और वो शेरवानी को अपनी गोद में उठा लेता है। पुल की सीढ़ियां चढ़कर वो पुल से बाहर आ जाता है। ये देखकर तो शिरवानी की सांसें तेज होने लगी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि विग्रह उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ रहा था और जाहिर सी बात है ये उनके प्रेम का सबसे चरम पड़ाव है, जहां पर वो दोनों पूरी तरह से एक हो जाएंगे और उनके बीच की जितनी भी दूरी और तड़प थी वो खत्म हो जाएगी। विग्रह ने अपनी फूल सी कोमल और उतने ही ज्यादा सुंदर पत्नी को बड़े ही प्यार से बेड पर बैठा दिया। अपने बेड पर बैठते ही शिरवानी के होठों पर मुस्कान आ गई और वो बोली, जो सुकून इस बेड पर है वो दुनिया के किसी बेड पर नहीं है। विग्रह मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया और बहुत ही आकर्षक तरीके से उसे देखने लगा। उसकी नजरों की तपिश पाकर शिरवानी इधर उधर देखते हुए बोली, अब आप इस तरह भी मत देखिए हमें कि हमारी हालत ही खराब हो जाए। विग्रह उसके पास आया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, गहने उतार दूं आपके, वरना हमें बाद में गुस्सा आ जाएगा जब ये हम दोनों के प्यार के बीच में आएंगे। फायर। शिरवानी ने शर्मीली मुस्कान लिए हाँ कह दिया और कुछ ही पलों में उसकी सारे गहने उतरकर एक तरफ रख दिए गए। अब वो सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में थी। विग्रह का हाथ उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, तभी शिरवानी ने अपना मुंह फेर लिया और अपनी अदाएं दिखाते हुए बेड पर लेट गई। विग्रह उसकी अदाएं और बदलता उसका रूप देखकर बहुत हैरान था। कल तक जो बच्चों की तरह नादान थी, आज वो सही मायने में एक हसीन पत्नी बन रही थी, जिसे पता है कि पति को किस प्रकार आकर्षित और खुश किया जाता है। वो बेड पर लेटी हुई छत को देख रही थी और विग्रह ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपनी जांघ पर रख दिया। शिरवानी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसका लहंगा ऊपर उठने लगा तो उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपने होंठ भींच लिए। अब उसने अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली करके अपने पति को सौंप दिया और विग्रह ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। उसके होंठ शिरवानी के पैरों को चूमते हुए आगे बढ़ते ही गए और लहंगा ऊपर उठता ही गया। वो जहां जहां चूम रहा था शिरवानी की सांसें तेज हो रही थी, चादर की सिलवटें बढ़ती जा रही थी और शिरवानी की सिसकियां विग्रह के कानों में घुसकर विग्रह को पागल बना रही थी। धीरे धीरे विग्रह उसके पेट पर आ गया। उसने शिरवानी की छोटी सी नाभि को चुम्मा और ऊपर आया और अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ना कोई शर्म ना कोई मर्यादा, सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार और अपार प्यार। विग्रह शिरवानी की आंखों में देखते हुए बेताबी से बोला, उतार दूं सारे कपड़े, हटा दूं सारे पर्दे। फायर। शिरवानी ने उसके चेहरे को थाम लिया और भावुक होकर बोली, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए हम दोनों के। पत्नी की परमिशन मिलते ही विग्रह ने उसके बदन के सारे कपड़े उतार कर अलग कर दिए और अपने बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया। आज शिरवानी ने लाइट बंद करने के लिए भी नहीं कहा और जी भर के उसने अपने पति को देखा और पति ने उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखा कि क्या क्या बदला क्या क्या नहीं। इस 1.5 महीने में विग्रह और शिरवानी एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और विग्रह ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके पैरों को अपनी कमर से लपेट लिया। इस छुअन से ही शिरवानी कांप उठी और मचलने लगी। विग्रह भी सिहर उठा था। इतने दिनों बाद ये सब महसूस करके उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पत्नी में समा गया। इतना समय बीत जाने के कारण शिरवानी को बहुत दर्द हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह गए और मुंह से दर्द भरी चीख। विग्रह ने भी एक बार के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में शिरवानी की दर्द भरी सिसकी सुनाई दे रही थी। तभी उसने अपनी आंखें खोली और शिरवानी की आंखों से बहते आंसुओं को देखते हुए आगे बढ़ता ही गया। एक पल के लिए भी नहीं रुका। शिरवानी तड़पने लगी, रोने लगी, बार बार विग्रह को रुकने के लिए कहने लगी, लेकिन राज सर नहीं रुके और अपने प्यार में आगे बढ़ते गए।
परिणाम ये रहा कि कुछ देर बाद ही शिरवानी का दर्द भी सुख में बदल गया और अब वो रोने की बजाय सुख से अपने पति को महसूस करने लगी। शिरवानी आंखें बंद करके लेटी आह किए जा रही थी और पसीने से भीगा विग्रह नशे में चूर होकर उसके चेहरे को, उसकी अदाओं को देखते हुए और उसकी सिसकियां सुनते हुए और अधिक जोश से आगे बढ़ता जा रहा था। आज की रात उन दोनों के लिए बहुत खास और खूबसूरत बनती जा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों बाथरूम में एक दूसरे में शामिल हो गए और प्रेम की रासलीला करने लगे। इसी तरह देर रात तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। रात के 2 बजे कमरे में शिरवानी और विग्रह दोनों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। शायद वो दोनों अपने चरम पर थे और अब जोश बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद विग्रह रुक गया। तेज तेज सांस लेते हुए वो शिरवानी के ऊपर से हटा और बगल में बैठ गया। विग्रह स्वयं को शांत कर रहा था, तभी शिरवानी उठी और बिना कुछ कहे चादर लपेटकर बेड से उठने लगी। ये देखकर विग्रह घबरा गया और उसके पास आते हुए बोला, राजा। शिरवानी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से बाथरूम में चली गई। विग्रह की तो सांसें तेज हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन शिरवानी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रात के 2 बजे कमरे में शिरवानी और विग्रह दोनों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। शायद वो दोनों अपने चरम पर थे और अब जोश बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद विग्रह रुक गया। तेज तेज सांस लेते हुए वो शिरवानी के ऊपर से हटा और बगल में बैठ गया। विग्रह स्वयं को शांत कर रहा था, तभी शिरवानी उठी और बिना कुछ कहे चादर लपेटकर बेड से उठने लगी। ये देखकर विग्रह घबरा गया और उसके पास आते हुए बोला, राजा। शिरवानी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से बाथरूम में चली गई। विग्रह की तो सांसें तेज हो गई और वो भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन शिरवानी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये देखकर तो राज सर की बेचैनी और चिंता बढ़ गई, किंतु उन्होंने गहरी सांस ली और स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए बड़े प्यार से बोले, ए राजा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? देखिए, कोई बात है या हमारा कोई भी एक्शन आपको बुरा लगा है तो आप खुलकर कह सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। बेटा प्लीज बात कीजिए। फाया। विग्रह के इतना कहते ही बाथरूम का दरवाजा खुला और चादर में लिपटी शिरवानी नजरें झुकाए विग्रह के सामने आई, जिसे देखते ही विग्रह बेचैनी से बोला, राजा। फायर। शिरवानी अपने चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए बोली, नींद आ रही है राज सर, कल सुबह बात करते हैं। इतना कहकर वो बेड की तरफ बढ़ गई और विग्रह अपनी भूरी निगाहों में तड़प और तकलीफ लिए उसे देखता रहा। उसे लगने लगा कि आज जो उसने किया और जिस प्रकार किया उससे शायद शिरवानी हट हुई भी होगी, क्योंकि विग्रह होश में नहीं था जब वो अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहा था। उतावला हो गया था और कई बार तो शिरवानी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, रूपी भी थी, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, कह नहीं पा रही है। विग्रह शर्मिंदगी महसूस करते हुए बेड पर आकर बैठ गई, तभी उसने देखा शिरवानी बेडशीट ठीक कर रही थी। ये देखकर विग्रह वापस उठा और उसके पास आकर बोला, आप बैठिए, हम करते हैं। फायर। शिरवानी पीछे हट गई और विग्रह बेडशीट ठीक करते हुए बार बार उसके थके हुए चेहरे को देखने लगा। अब उससे रहा नहीं गया और वो बेड पर पिलो सेट करते हुए बोला, अभी 5 मिनट भी बात नहीं कर सकती क्या? फायर। शिरवानी बेड पर आकर बैठ गई और अपने बालों को सहलाते हुए बोली, सो जाते हैं न, कल आराम से बात करेंगे। विग्रह के सीने में दर्द होने लगा, प्यार से दूरी का दर्द। वो खुद झिझक रहा था अपने कृत्य के कारण, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। शिरवानी वापस बेड से उठने लगी, तभी विग्रह बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? शिरवानी, हाँ, हम तो टी-शर्ट और पायजामा लेने जा रहे हैं। विग्रह, आप बैठो, हम लेकर आते हैं। फायर। विग्रह ने अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाले, तब तक शिरवानी उसके पास आई और उसके हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। तब तक विग्रह ने भी पैंट पहन ली और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। मुंह से धुआं निकाला और सीरियस होकर बोला, शादी से पहले जब वो मिली नहीं थी तब भी खुद पर इतना नियंत्रण रखते थे, उसे उन नजरों से भी नहीं देखते थे, उसका इंतजार करते थे, तो अब क्यों ऐसे बेकाबू हो गए हो कि एक कोमल सी कली है इतनी तकलीफ पहुंचा दी कि वो बात भी नहीं कर पा रही है? अरे ऐसे क्या मरे जा रहे थे उसके साथ सोने के लिए कि उसे ही रुला दिया? फाया। विग्रह के इतना कहते ही पीछे से आकर शिरवानी उससे लिपट गई। राज सर तो दंग रह गए और उसकी करीबी को महसूस करके बेताबी से बोले, सॉरी शिरवानी, हमने आज बहुत ज्यादा कर दिया। फाया। विग्रह के इतना कहते ही शिरवानी ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके हाथ से सिगरेट लेकर बगल डस्टबिन में फेंक दी। विग्रह अपनी तड़पती हुई निगाहों से उसे देखे जा रहा था और शिरवानी ने उसके चेहरे को थाम लिया और ऊपर उठकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, आई लव यू राज सर। रिलीव्ड फेस विग्रह ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और शिरवानी की कमर पर अपने हाथ रखकर बोला, आई लव यू टू माई लव। फायर। शिरवानी ने अपनी आंखें खोली और विग्रह के पतले गुलाबी होठों को देखते हुए बेताबी से बोली, खुद के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे थे आप? हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा है और न ही आपने कुछ गलत किया है राज सर। हम 1.5 महीने से एक दूसरे से दूर हैं, उसके बाद यूं मिले हैं तो ये सब होना सामान्य है। आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ जो भी हुआ उसमें सिर्फ आपका हाथ है? नहीं राज सर, हमारा भी तो हाथ था।
क्या हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की? हम दोनों की तरफ से हुआ है और होना जरूरी था, तभी तो हमें सुकून मिला, शांति मिली। और सच कहूँ तो हमारा मन अभी भी नहीं भरा है। हम आपसे नजरें इसीलिए चुरा रहे थे क्योंकि हम अभी भी आपको पाना चाहते हैं। हमें अभी भी इतनी संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन क्या करें, हमें कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे थे और गुस्सा आ रहा था बेचैनी के कारण। लेकिन सच है कि हम अभी भी समझ रहे हैं ना हमारी फीलिंग्स। फाया शेरवानी की ये बात सुनकर तो विग्रह के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा। तभी वो उदासी से बोली, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, आपको भी थकावट होती होगी और हो भी रही होगी, क्योंकि हम दोनों ना जाने कितनी देर से। अब हम आपसे क्या ही कहें, हम समझते हैं, इसलिए आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते थे, इसलिए चुपचाप सोने जा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि आप खुद को ही कोस रहे थे, तब आ गए आपसे बात करने। विग्रह ने उसकी थोड़ी को हौले से पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर अपनी भारी किंतु बेहद आकर्षक आवाज में बोले, ए राजा, प्यार में कोई इंसान थकता नहीं है, और प्रेमिका और पत्नी अगर शेरवानी जैसी हो तो विग्रह और राज कभी नहीं थकता। कितनी बार कहा है आपसे, अपनी हर इच्छाएं हमें बताया करो राजा। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, आपको अपनी इच्छाएं हमें बतानी होगी, तभी हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। हाँ, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं और कुछ बातें हमसे छुपी हुई हैं जो आप बताएंगे तब पता चलेगी। देखा, हम गलत समझ रहे थे, जबकि बात कुछ और ही थी। और सच ये है कि जो आप चाहती है उससे कहीं गुना ज्यादा हम चाहते हैं। हम तो थककर चूर हो जाए तो भी आपको प्यार करने से नहीं रुकेंगे। इतनी अच्छी लगती हो आप, हमें सोच भी नहीं सकती। अब फाया विग्रह के इतना कहते ही शेरवानी के गाल लाल हो गए और दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो बेचैनी और तड़प से इधर उधर देखने लगी और उसे देखकर विग्रह मुस्कुराता रहा। और तभी शेरवानी ने उसे धक्का देकर बालकनी में रखे सोफे पर बिठा दिया। राज सर बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए सोफे पर बैठ गए और अपनी कातिल निगाहों से अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, आओ और पूरी कर लो अपनी हर इच्छा। फाया शेरवानी तुरंत विग्रह की गोद में आकर बैठ गई और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बस एक बार फिर उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे विग्रह जल्दी से तैयार हो डार्क ब्राउन 3 पीस सूट पहने अपने बालों को सहलाते हुए आंखों में जुनून और दीवानगी लिए नीचे आया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं ठहर गए और आंखों में असीम प्रेम उमड़ आया। सुबह सुबह लाल साड़ी पहने सुहागिन रूप में सजी धजी शेरवानी आंगन में तुलसी पूजन कर रही थी। ये देखकर राज सर के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई। वे नीचे आए, उन्होंने अपने जूते वहीं उतार दिए और शेरवानी के पास आकर खड़े हो गए। शेरवानी आंखें बंद करके तुलसी माता से प्रार्थना कर रही थी। तभी विग्रह ने सच्ची शिद्दत और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। फाया ये सुनते ही शेरवानी की आंख के कोने से आंसू की बूंद निकल गई, जिसे विग्रह ने अपनी उंगली पर लिया और प्यार से बोला, खुश रहोगी तो हम खुश रहेंगे। फाया शेरवानी ने अपनी आंखें खोली जिनमें असीम प्रेम और सम्मान था अपने राज सर के लिए। उसने विग्रह के पैर छूकर भावुकता से कहा, हमें बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम सदैव आपकी सुहागिन बने रहें। विग्रह ने उसे खड़ा किया और उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और ईश्वर आपके सुहाग को अखंड रखे। फाया शेरवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आरती की थाली में से ज्योत का ताप लेकर विग्रह की ललाट पर लगाया और बोली, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और दीर्घायु प्रदान करे। स्माइलिंग फेस। दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। तभी गार्ड वहां पर आया और बोला, कुंवर राजा, छोटी बिन्नी की सहेली आई है। विग्रह और शेरवानी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि इतनी सुबह तान्या यहाँ कैसे। विग्रह, हाँ तो उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाए। गार्ड ने हाँ कहा और वहां से चला गया। विग्रह और शेरवानी सिटिंग एरिया में आए, तभी तान्या, जिसने पीली साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, हॉल में आई। उसे इतने समय बाद देखकर शेरवानी भावुक हो गई, स्वयं को संभाल ही नहीं पाई और भागते हुए उसके पास आकर सीधा उसके गले लग गई। तान्या ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और आंखों से आंसू बहाने लगी। उन दोनों सहेलियों को देखकर विग्रह मुस्कुराते हुए वहां से सीधा अपनी दादी सा के कमरे में चला गया। तान्या और शेरवानी वही सोफे पर बैठ गई। शेरवानी भावुक होकर बोली, माफ कर दीजिए, आपको कॉल नहीं कर पाए। तान्या ने गहरी सांस ली और शेरवानी के हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, हमें घर से निकाल दिया गया है। फ्यू, ये सुनते ही शेरवानी तो दंग रह गई और बोली, ये क्या कह रही हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता, शुभम भैया के होते हुए। सच बताए, बात क्या है? कल तो गंगौर थी, फिर आज सुबह ये सब कैसे? बोलो तान्या, हमार जी घबरा रहा है। फ्यू। तान्या कुछ नहीं बोली, बस फिर से शेरवानी के गले लग गई। ये देखकर शेरवानी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वहीं विग्रह अपनी दादी सा के पास बैठा उनके पैरों की मालिश करने लगा। तभी वे प्यार से बोली, इसकी जरूरत नहीं बेटा, बस आपके चेहरे की चमक देखकर ही हमारा सारा दर्द मिट गया, और अब बस जल्दी से हम आपका बच्चा देख ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनते ही विग्रह असहज महसूस करने लगा। वहीं रूम के दरवाजे पर खड़ी वैशाली गुस्से से अपने मन में बोली,
अब ये लोग शर्वाणी का शिकार करेंगे, सब जानती हूँ मैं, लेकिन उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसे उसके सारे सपने पूरे करने हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही वो माँ बनेगी, इससे पहले नहीं। हमें जल्दी से जल्दी शर्वाणी को सब कुछ समझाना होगा, उसे जयपुर भेजना होगा ताकि वो अपने सपने पर ध्यान दे सके और देवर्षा के साथ नियंत्रण में रहकर संबंध बनाए, क्योंकि दादीसा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। तान्या ने गहरी सांस ली और शर्वाणी के हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, हमें घर से निकाल दिया गया है। फ्यू, ये सुनते ही शर्वाणी तो दंग रह गई और बोली, ये क्या कह रही हो आप? ऐसा हो ही नहीं सकता शुभम भैया के होते हुए। सच बताए बात क्या है? कल तो गंगौर थी, फिर आज सुबह ये सब कैसे? बोलो तान्या, हमार जी घबरा रहा है। फ्यू। तान्या कुछ नहीं बोली, बस फिर से शर्वाणी के गले लग गई। ये देखकर शर्वाणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वहीं विग्रह अपनी दादी सा के पास बैठा उनके पैरों की मालिश करने लगा। तभी वे प्यार से बोली, इसकी जरूरत नहीं बेटा, बस आपके चेहरे की चमक देखकर ही हमारा सारा दर्द मिट गया, और अब बस जल्दी से हम आपका बच्चा देख ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनते ही विग्रह असहज महसूस करने लगा। वहीं रूम के दरवाजे पर खड़ी वैशाली गुस्से से अपने मन में बोली, अब ये लोग शर्वाणी का शिकार करेंगे, सब जानती हूँ मैं, लेकिन उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसे उसके सारे सपने पूरे करने हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही वो माँ बनेगी, इससे पहले नहीं। हमें जल्दी से जल्दी शर्वाणी को सब कुछ समझाना होगा, उसे जयपुर भेजना होगा ताकि वो अपने सपने पर ध्यान दे सके और देवर्षा के साथ नियंत्रण में रहकर संबंध बनाए, क्योंकि दादीसा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। वैशाली ने गहरी सांस ली और दुखी होकर बोली, हम शर्वाणी के साथ वो सब नहीं होने देंगे जो हमारे साथ हुआ था। हालांकि हमें देवर्षा पर विश्वास है, वे खुद अपनी पत्नी के सारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन अगर वे भी अपनी बड़े भाई की तरह बहक गए और उन्होंने भी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, देवर्षा होशियार है, लेकिन हमें भी शर्वाणी को सावधान करना होगा, इससे पहले कि उसके पेट में बच्चा आ जाए। वैशाली तुरंत वहां से चली गई और वहीं विग्रह अपनी दादीसा का हाथ थाम कर सौम्यता से बोला, अभी तो हम सबको मिलकर भाभीसा का ध्यान रखना है, उनके आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है, वो भी तो आपका परपोता या परपोती ही होगा, तो बस खुश हो जाए आप अपने पोते के बच्चे को देखने वाली हैं। रही बात आपकी छोटी बहू की, तो वो खुद अभी एक छोटा बच्चा है, उसे अभी पढ़ने लिखने देते हैं, अच्छी नौकरी करने देते हैं, पैरों पर खड़े होने देते हैं, दिमाग से थोड़ा और ज्यादा विकसित होने देते हैं, होशियार बनने देते हैं, उसके बाद जीवन में आगे बढ़ेंगे। फाया। विग्रह की बात सुनकर दादीसा ने गहरी सांस ली और कहा, जैसा आपको ठीक लगे बेटा, बाकी हमने तो बस अपनी इच्छा प्रकट की थी। स्माइल। विग्रह, जी दादीसा, आपका ये पोता आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, किंतु उचित समय आने पर। फाया। दादीसा मुस्कुरा दी। वहीं शर्वाणी बार बार तान्या से पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस शर्वाणी के गले लगकर बैठी हुई थी। वैशाली वहां पर आई और बोली, शर्वाणी, बात करनी है आपसे, हमारे साथ आओ प्लीज। वैशाली की आवाज सुनकर तान्या शर्वाणी से दूर हुई और तभी वैशाली ने उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, माफ करना तान्या, हमने आपको देखा ही नहीं, कैसी है आप? स्माइलिंग फेस। तान्या अपनी जगह से खड़ी हुई और वैशाली के पैर छूने लगी। तब वैशाली प्यार से बोली, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, कैसी है आप और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, सब ठीक तो है? तान्या, सब ठीक है जीजी, आप बताइए आप कैसी हैं और आपकी तबीयत तो ठीक है, और हमारे छोटे मेहमान कैसे हैं? वैशाली अपने पेट की तरफ देखते हुए, हम दोनों ठीक है, आप बैठिए, हम अभी आपके लिए नाश्ता मंगवाते हैं। वैशाली ने शर्वाणी से कहा, जब आप फ्री हो तब एक बार हमारे पास आना, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। शर्वाणी, हाँ जी जी, हम आपके कमरे में आ जाएंगे बाद में, अभी आप आराम कीजिए। वैशाली ने हाँ कहा और रसोई में चली गई, नौकर से सब कुछ कहकर फिर अपने कमरे में चली गई। शर्वाणी तान्या को अपने साथ अपने रूम में ले आई और उसे बेड पर बिठाकर बोली, तान्या, सच सच बताओ, हुआ क्या है यार, हमें चिंता हो रही है तुम्हारी। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, शर्वाणी, हम तुम्हें क्या ही बताएं यार, हम तो परेशान हो चुके हैं। कल घर में गणगौर का शुभ अवसर था, लेकिन सुबह सुबह हमारी चाची सास ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। हालांकि हमारी सासू माँ ने उन्हें बहुत समझाया और उन्हें कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन हमारी जो चाची सास है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम इतने परेशान हो गए कि हम कमरे में बेड पर आकर लेट गए और कब हमें नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा घर में कोई भी नहीं था। हम हैरान रह गए कि कुछ देर पहले ही घर में इतनी सारी महिलाएं थी, धूमधाम चल रही थी, लेकिन अचानक से कोई भी नहीं था। हमें बहुत हैरानी हुई तो हम उठकर नीचे आए, वहां पर सिर्फ शिवानी बैठी हुई
थी। हमने उसी से पूछा कि सब लोग कहाँ चले गए, तो शिवानी बोली कि शुभम भैया ने गुस्से में आकर कह दिया कि वो सब लोगों से परेशान हो गए हैं और तान्या से भी परेशान हो गए हैं, इसलिए वे घर से बाहर चले गए हैं और हमारे सास ससुर भी मुंबई चले गए। घर में सिर्फ शिवानी थी और उसके मम्मी पापा। जब शिवानी की बात सुनकर हमें चिंता हुई तब हमारे काका और काकी सासू ने हमसे कहा कि अब तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओ। जब तुम्हारे पति और तुम्हारे सास ससुर इस घर में नहीं रहते हैं तो तुम क्यों रहती हो। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सपना है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कुछ देर पहले कुछ ठीक था और अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। हमने उनसे बहुत पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से हमें घर से निकलने के लिए कहा। हमारा तो दिमाग खराब हो गया। हमने शुभम जी को इतने कॉल किया लेकिन उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और हमारे सास ससुर का भी कुछ पता नहीं है। हमने कपड़े बदले और तुरंत यहाँ पर आ गए। चिंता मत करना शिवानी, हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बस तुमसे मिलकर फिर कोई व्यवस्था करेंगे। तान्या की बात सुनकर शिवानी तो दंग रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन तान्या ने जो अंत में कहा उसे सुनकर वो गुस्से से बोली, तुम पागल हो तान्या, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम आधी रात को भी यहाँ आ सकती हो, ये हमारा घर है। और जो तुमने कहा उसे सुनकर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शुभम भैया कहाँ चले गए और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है तान्या, जो हम में से किसी को पता नहीं है। हमें ये बात राज सर को बतानी होगी। हमें तो शुभम भैया की चिंता हो रही है। शुभम के बारे में सोचते ही तान्या घबराते हुए बोली, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो सोचो हमारी क्या हालत हो रही होगी। पूरी रात बड़ी मुश्किल से निकाली है। अरे हमारे तो मांग का सिंदूर है वो इंसान। कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जब हम नींद में थे तब हमें ऐसा लग रहा था कि शुभम जी हमारे पास में है, वो हमें हाथ लगा रहे हैं, लेकिन जब आंख खुली तो कोई भी नहीं था। शर्वाणी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें लगा ही था कि हमारे ससुराल वाले कोई कांड जरूर करेंगे और देखा उन्होंने किया। तुम्हें पता है हमने कल से कुछ नहीं खाया है। कैसे खाएंगे? जब तक गंगौर की पूजा ही नहीं करेंगे तो अन्न पेट में कैसे जाएगा। और पति बाहर है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम चैन की सांस कैसे लेंगे, तुम ही बताओ। शर्वाणी को बहुत दुख हुआ और वो बोली, चलिए हम दोनों अभी राज सर से बात करते हैं और तुरंत शुभम भैया को ढूंढते हैं। ना जाने ऐसा क्या हुआ होगा कि वे घर से चले गए। तान्या और शर्वानी रूम से बाहर निकलकर लॉबी से होते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच गई। तभी रेलिंग के पास खड़े होकर शर्वानी ने नीचे देखा तो विग्रह अपने चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा था। तभी दूसरी तरफ से वीर भागते हुए आ रहा था और वो गलती से सीढ़ी के साइड में रखे एक कांच के गमले से टकरा गया और वो गमला नीचे गिरकर टूट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर विग्रह ने गहरी सांस ली और वीर का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ करते हुए बोला, देखकर चला करो, लग जाती तो। फायरवीर ने सॉरी बोला। तभी शिवानी तान्या के साथ नीचे आने लगी लेकिन उसी समय विग्रह की नजर टूटे हुए गमले के पास पड़ी तो उसे एक पेपर नजर आया। वो पेपर को लेने लगा तभी कांच का टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। शिवानी ये देखकर घबरा गई। वो भागती हुई नीचे आई लेकिन तब तक दादी सा विग्रह के पास आई और उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, कोवर राजा, यह क्या हो गया? आपको इतना खून आ रहा है, आप जल्दी से चलिए हमारे साथ, हम ड्रेसिंग करते हैं। विग्रह शांति से बोला, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही तो खून आ रहा है, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। फायर। अपने पति के हाथ से बहता खून देखकर शर्वानी की हालत खराब हो गई। वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आने लगी लेकिन तब तक दादी सा विग्रह को अपने साथ ले जाने लगी। वो नीचे आए तभी विग्रह ने भी उसे देख लिया लेकिन वो उससे कुछ कहता है इससे पहले ही दादी सा विग्रह को जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले गई। शर्वानी के कदम वहीं ठहर गए। तान्या भी उसके पीछे पीछे आई और बोली, तुम रुक क्यों गई? जाओ अपने पति के पास, उन्हें संभालो, उनके हाथ से खून आ रहा है। शर्वानी तुरंत उनके पीछे पीछे चली गई। दूर खड़ी वैशाली यह सब देख रही थी और चिंतित हुए जा रही थी क्योंकि इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा था। जो उसके साथ हुआ था वही सब शर्वानी के साथ दोहराया जा रहा था और यह सही नहीं है। शर्वानी जल्दी से दादीसा के कमरे के दरवाजे पर आई तो उसने देखा विग्रह सोफे पर बैठा हुआ था और दादीसा उसके पास बैठकर उसके हाथ पर ड्रेसिंग कर रही थी। शर्वानी अपने पति को देख रही थी जो मुस्कुरा रहा था और अपनी दादी से बात कर रहा था। उसने चैन की सांस ली कि चलो विग्रह ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन अपनी चोट में उसने शर्वानी को याद क्यों नहीं किया, ये सोचकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी विग्रह बोला, अपने पति के हाल चाल पूछे भी ही जाएंगी आप। फायर। शर्वानी के कदम वहीं ठहर गए। वो वापस विग्रह की तरफ मुड़ी और बोली, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक है। दादी सा ड्रेसिंग कर रहे हैं, हमारी क्या ही जरूरत है, हम नाश्ता लगवा रहे हैं, आप दोनों आ जाना। वो वहां से चली गई। दादी सा तो ड्रेसिंग में बिजी थी लेकिन विग्रह समझ गया कि शर्वानी नाराज होकर गई है क्योंकि वो सुना कर गई है। विग्रह ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अब ठीक है दादी सा, आप आ जाएं, हम जाते हैं। फायर। विग्रह कमरे से बाहर आया तो उसने देखा शर्वानी, तान्या और वैशाली तीनों रसोई की तरफ बढ़ रही थी। अब वो अपनी पत्नी से कैसे बात करे, साथ में 2 और महिलाएं थी। विग्रह को इंतजार करना पड़ेगा शर्वानी से अकेले में बात करने के लिए।
कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठे होकर गर्मागर्म नाश्ता करने लगे और शर्वानी की तारीफें करने लगे। नाश्ते के दौरान विग्रह रह रहकर अपनी पत्नी को देखे जा रहा था जो उसे इग्नोर कर रही थी। ये देखकर विग्रह ने टेबल के नीचे से अपने जूते को खोला और सामने बैठी अपनी पत्नी के पैर पर अपना पैर रगड़ने लगा। उफ, ये छून पाते ही शर्वानी सिहर उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांस लेते हुए सामने देखा तो विग्रह ने उसे आंख मार दी। ये देखकर शर्वानी ने मुंह फेर लिया और अपना पैर खींच लिया। विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिया और कुछ देर बाद विवेक राज और प्रयागराज जी तो कंपनी के लिए निकल गए और विग्रह बाहर लॉन में खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी शर्वानी और तान्या वहां पर आई। उन दोनों का उतरा हुआ मुंह देखकर विग्रह ने कॉल कट किया और कहा, क्या हुआ है फायर? शर्वानी ने विग्रह को सब कुछ बता दिया और तान्या ने रोना शुरू कर दिया। सारी बात सुनकर विग्रह के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपने राठौड़ की चिंता सताने लगी कि वो कहाँ चला गया है, क्योंकि विग्रह से बढ़कर उसे कोई नहीं जानता कि वो कभी तान्या को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शुभम तान्या से प्यार ही नहीं करता बल्कि उसकी पूजा करता है, उस पर मरता है, उसका दीवाना है और ये सब बातें केवल विग्रह को पता है। विग्रह चिंतित होकर बोला, जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, हमें किसी भी तरह से राठौड़ को ढूंढना होगा। फायर। शर्वानी और तान्या घबराने लगी और उन्हें इस तरह देख विग्रह बोला, राजा, तान्या का ध्यान रखना और तान्या हम आपसे वादा करते हैं कि आपके शुभम बहुत जल्द आपके साथ होंगे, वो भी सही सलामत। फायर। विग्रह कार में बैठा और तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। तान्या की हालत खराब हुई जा रही थी और शर्वानी उसे संभाल रही थी। वहीं अंदर रसोई में वैशाली सबसे छुपकर गुलाब जामुन खा रही थी। तभी दादी सा रसोई में आई और सख्ती से बोली, आपको कुछ समझ नहीं आता या जानबूझकर आप ऐसा करती हैं बेटा? डॉक्टर ने आपको ये मैदे से बने और मीठे रस वाले व्यंजन खाने से मना किया है तो समझती क्यों नहीं आप? अरे क्यों हमारे आने वाले वंश की जान खतरे में डाल रही हैं आप? वैशाली झेप गई। शर्वानी और तान्या घबराने लगी और उन्हें इस तरह देख विग्रह बोला, राजा, तान्या का ध्यान रखना और तान्या हम आपसे वादा करते हैं कि आपके शुभम बहुत जल्द आपके साथ होंगे, वो भी सही सलामत। फायर। विग्रह कार में बैठा और तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। तान्या की हालत खराब हुई जा रही थी और शर्वानी उसे संभाल रही थी। वहीं अंदर रसोई में वैशाली सबसे छुपकर गुलाब जामुन खा रही थी। तभी दादी सा रसोई में आई और सख्ती से बोली, आपको कुछ समझ नहीं आता या जानबूझकर आप ऐसा करती हैं बेटा? डॉक्टर ने आपको ये मैदे से बने और मीठे रस वाले व्यंजन खाने से मना किया है तो समझती क्यों नहीं आप? अरे क्यों हमारे आने वाले वंश की जान खतरे में डाल रही हैं आप? वैशाली झेप गई, लेकिन उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा और उसने एक और गुलाब जामुन खाते हुए कहा, आपका पोता पोती जो भी है, हमारे पेट में उसे भूख लगी है तो खा लिया गुलाब जामुन। इतना कहकर वैशाली वहां से चली गई और दादी सा गुस्से से बोली, सब समझ रहे हैं हम, बस अब जल्दी से छोटी बिन्नी गर्भधारण कर ले तो हमें शांति मिलेगी और हम ऐसा करवा कर रहेंगे। कुंवर राजा हमारी बात नहीं टालेंगे। वैसे भी क्या कमी है जो बिन्नी को जॉब करनी पड़े, बस जल्दी से कोचिंग करके घर वापस आ जाए, उसके बाद गर्भधारण कर ले। वैसे भी उनकी जो अभी उम्र है, इस उम्र में गर्भ जल्दी और आसानी से धारण हो जाता है। सुनैना जी कई सपने देखने लगी। वहीं विग्रह राठौड़ महल पहुंच गया और उसके आने की खबर मिलते ही सलोनी जी, उनके पति और शिवानी घबराने लगे, क्योंकि विग्रह से सबको डर लगता है। विग्रह जैसे ही हॉल में आया तो वो तीनों सावधान हो गए। विग्रह की चाल ढाल, उसका ऑरा और व्यक्तित्व इतना आकर्षक और शानदार था कि वो तीनों ही घबरा रहे थे। विग्रह ने अपने रेशमी बालों को पीछे किया और अपनी दमदार आवाज में बोला, काका सा और काकी सा कहाँ है? फायर। शुभम के चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, वे दोनों मुंबई चले गए हैं हमेशा के लिए। विग्रह ने गहरी सांस ली और वहीं एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, सीधे से बता दीजिए वरना। फायर। विग्रह के इतना कहते ही सलोनी जी डरते हुए किंतु आज साहस करते हुए बोल ही गई, अगर नहीं बताया तो? विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, तो आप अपने पति से पूछिए कि हम क्या करेंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। फायर। सलोनी जी घबराने लगी। वहीं उनके पति विग्रह से डर से उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए बोले, कुंवर राजा, हम सच कह रहे हैं, भाई साहब और भाभी सा घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर मुंबई चले गए हैं। विग्रह अपनी गर्दन कभी दाई तरफ तो कभी बाई तरफ घुमाते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, राठौड़ कहाँ है? हमसे बात किए बिना वो तो इस शहर से बाहर कदम भी नहीं रख सकता। फायर। सलोनी जी के डरे हुए चेहरे को देखकर उनके पति बोली, सच बताएं तो कुंवर शुभम कल गुस्से में आकर कहीं चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। विग्रह ने गहरी सांस ली और शांति से बोला, प्रिंसिपल की पोस्ट प्यारी है या नहीं आपको? जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा सा ने स्कूल पूरी तरह से हमें हैंडओवर कर दिया है, तो सोच लीजिए क्या करेंगे हम आपके साथ। फायर। ये सुनते ही वो डरने लगे और सच्चाई बोलने ही वाले थे कि तभी सलोनी जी बोली, हम आपको सब कुछ सच बता देंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा?
विग्रह, क्यों कोई महान काम किया है जो आपको इनाम दे हम? फायर। सलोनी जी, महान काम आपकी नज़रों में नहीं है लेकिन हमारी नज़रों में तो है, और अगर आपको आपका मित्र चाहिए तो हमारी भी मनोकामना पूरी कर दीजिए। विग्रह कटाक्ष में मुस्कुराते हुए बोला, एक तो वो हमारा पड़ोसी देश इंटरनेशनल भिखारी हैं और एक आप और आपका परिवार। एनीवेज कहिए क्या चाहिए आपको? फायर। सलोनी जी को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, आपको शायद पता नहीं है लेकिन हमारी ये लाडली बेटी बचपन से आपको चाहती है। इसने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया, आपको अपना सब कुछ मान कर ये जीती है। एक आपसे प्यार किया तो अब किसी और से कर नहीं पा रही हैं, और हम अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप शिवानी से शादी कर लीजिए, वरना इसे भी अपने साथ ले जाइए, जहां चाहो जैसे चाहो इसे रख लेना, लेकिन बस आपके प्यार में पागल इस लड़की को अपने साथ ले जाइए कुंवर राजा, वरना आपके बिना ये मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इसे भी अपना लीजिए। सलोनी जी की बात सुनकर सब लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि शिवानी भी। उसकी तो हालत खराब होने लगी कि अब वो विग्रह से नजरें कैसे मिलाएगी। शिवानी को अपनी मां पर गुस्सा आने लगा, वहीं विग्रह गुस्से में आकर अपनी जगह से उठा और चीखते हुए बोला, शर्म और संस्कार सब बेच दिए हैं क्या आपने? बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है क्या आप? क्या आपको पता नहीं आपने अभी अभी क्या कहा, किसके बारे में कहा? स्वार्थ में इतनी नीचे गिर गई हैं कि कुछ भी बोल रही है, कुछ भी सोच रही है आप। लो कभी कहा नहीं, लेकिन आज कह देता हूँ कि शुभम की बहन शिवानी को हमने आज तक अपनी छोटी बहन की नज़रों से ही देखा है। इस संसार की हर एक लड़की को हमने बहन की नज़रों से देखा है, सिर्फ शिवानी को छोड़कर। और अब कान खोलकर सुन लीजिए, तुरंत राठौर का पता बताइए वरना पाउटिंग। विग्रह की बात सुनते ही शिवानी रोती हुई वहां से चली गई, क्योंकि विग्रह के मुख से अपने लिए बहन सुनना उसके लिए बहुत भयानक था। वहीं सलोनी जी और उसके पति घबराने लगे विग्रह से, और तभी विग्रह अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, अंदर आइए और पूरे बंगले की तलाशी लीजिए। फायर। विग्रह के इतना कहते ही 2-3 से बॉडीगार्ड अंदर आए, जिन्हें देखते ही सलोनी जी, उनके पति एक दूसरे को देखने लगे और बॉडीगार्ड्स पूरे घर में शुभम को ढूंढने लगे। विग्रह वहीं हॉल में खड़ा अपनी तेज और सख्त नजरों से सलोनी जी और उनके पति को नफरत से देख रहा था। तभी तीसरे मंजिल की लॉबी पर खड़ा गार्ड जोर से बोला, कुंवर राजा, राठौर साहब यहाँ हैं, आप जल्दी आइए। ये सुनते ही विग्रह के हाथ पैर कांप गए और वो तेजी से ऊपर की ओर भागा। वहीं सलोनी जी और उनका पति डर के मारे घर से बाहर निकले और बाहर विग्रह के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। विग्रह भागता हुआ ऊपर आया और एक कमरे के अंदर घुसा तो उसने देखा शुभम बेड पर बेसुध अवस्था में लेटा हुआ था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर विग्रह के तो होश उड़ गए। वह तुरंत उसके पास आया, उसके गाल थपथपाने लगा, उसे जगाने लगा, लेकिन शुभम को कोई होश नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर विग्रह घबराने लगा। तभी उसका गार्ड बोला, कुंवर राजा, इस कमरे को बाहर से लॉक किया गया था और हमें लगता है कि राठौर साहब को नशे की दवाई दी गई है, जिस वजह से उन्हें कोई होश नहीं है। अब हमें ये भी डर है कि उनके माता पिता ना जाने कहाँ पर हैं, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये सुनकर विग्रह की आंखें खून से लाल हो गई और वो गुस्से से बोला, उठा लो इन दोनों को, और जब तक सच न बोले तब तक इनके साथ वही करो जो एक बुरे इंसान के साथ किया जाता है, और किसी भी कीमत पर हमें काका सा और काकी सा सही सलामत चाहिए। पाउटिंग फायर। विग्रह का ऑर्डर सभी गार्डों के लिए उनका पूरा जीवन था और उन्होंने वैसा ही किया। शाम के 6 बज गए थे लेकिन विग्रह अभी तक घर नहीं आया था, जिस वजह से शिवानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि तान्या का रो रो कर बुरा हाल था और घर पर किसी को बता नहीं सकते थे, इसलिए शिवानी तान्या को लेकर अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। शिवानी घबराई जा रही थी। तभी उसके फोन पर विग्रह का कॉल आया, जिसे उसने तुरंत अटेंड किया और बोली, कहाँ हो आप? हमारी हालत खराब हो रही है आपके इंतजार में। शिवानी के कानों में बेहद आकर्षक और शानदार आवाज आई, ए राजा, आई लव यू यार। फायर। शिवानी की आंखें नम हो गई और विग्रह बोला, राजा, तान्या को ऊपर छत पर छोड़कर नीचे पार्किंग में चली आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। फायर। ये सुनते ही शिवानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कॉल कट किया और बोली, तान्या, जल्दी से छत पर चलो। तान्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हमारा मन नहीं है, तुम जाओ। शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और जबरदस्ती अपने साथ ऊपर छत पर लाकर छत के किनारे खड़ा कर दिया और पीछे हटते हुए बोली, देखो आसपास सब कुछ कितना सुंदर है। तान्या आसपास का वातावरण देखते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, पति के बिना कुछ भी सुंदर नहीं शिवानी, शुभम जी हमारी रौनक है, ब्लू इट। तान्या के इतना कहते ही उसके कानों में बेहद खूबसूरत और भारी आवाज आई, तो लीजिए मिस, पता नहीं आपके पति आ गए आपके पास। फायर। ये जान से ज्यादा प्यारी आवाज सुनते ही तान्या का पूरा शरीर कांप उठा। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसकी हालत इतनी खराब होने लगी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी पीछे से आकर शुभम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। तभी उन दोनों ने एक दूसरे को देखा।
अपने पति शुभम को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर तान्या स्वयं को संभाल नहीं पाई और बुरी तरह से रोते हुए जमीन पर बैठने लगी, किंतु तभी शुभम ने उसे पकड़कर सीधा अपनी गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी को लेकर झूले पर बैठ गया। शुभम की बाहों में आकर तान्या खूब रोई और तड़पी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर शुभम की आंखें भर आई। उसने अपनी तान्या को कसकर पकड़ा और बोला, मत रो प्लीज, मत रो यार, बहुत तकलीफ हो रही है हमें प्लीज। तान्या और जोर से रोने लगी और शुभम को कसकर पकड़कर उसके गले में मुंह घुसा कर बोली, कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं आपको कि आपके बिना मेरा क्या हाल हुआ होगा। बोलो न, क्या आपको मुझ पर दया नहीं है? लाउडली क्राइंग। शुभम ने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक तान्या रोती रही और शुभम उसकी पीठ से हिलाते रहा। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया भर की नाराजगी और शिकायत लिए अपने पति को देखने लगी, तभी शुभम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। तान्या को उसका सुकून मिल गया और कुछ देर बाद जब दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हुए तब शुभम ने तान्या के चेहरे को थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपके हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। उन घटिया लोगों से अब उनकी ऐसी हालत होगी कि देखने वाले की रूह कांप उठेगी। पाउटिंग फायर। शुभम ने तान्या को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो तो दंग रह गई। वहीं दूसरी तरफ शर्वानी काफी देर से पार्किंग में खड़ी विग्रह का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। शर्वानी पार्किंग एरिया में टहल रही थी, तभी एक कार तेजी से उसके सामने आकर रुकी और हॉर्न की आवाज आने लगी। शर्वानी कार के पास आकर देखने लगी तो उसे ड्राइविंग सीट पर बैठे राज सर नजर आए, जिन्हें देखते ही शर्वानी बच्चों की तरह उछल पड़ी और अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगी। उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर कार में बैठे राज सर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दिए और अपनी बगल वाली सीट का दरवाजा खोलकर बोले, आइए मैडम, आपको घुमा लाता हूँ। फायर। शर्वानी तुरंत विग्रह के बगल आकर बैठ गई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, हाँ, फिर कल दोपहर तक हमें वापस जयपुर भी जाना है। उससे पहले पापा और दादाजी से मिलने भी जाना है, तो आज का पूरा दिन और रात आपके साथ। स्माइलिंग फेस। शर्वानी की ये बात सुनकर विग्रह का मुंह उतर गया। उसके सीने में दर्द होने लगा कि उसकी राजा कल फिर से जयपुर चली जाएगी और इस बार तो सीधा 5 महीने बाद ही आएगी। किंतु शर्वानी के प्यार में पागल उस जिद्दी किंतु सच्चे आशिक ने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी और एक बड़ी सी मुस्कान लिए प्यार से बोला, आज आप जो कहेंगी आपके राज सर वो सब करेंगे। चलिए मैडम, हुक्म दीजिए। फायर। अपने पति की बात सुनकर शर्वानी असीम प्रेम से उसकी आंखों में देखने लगी और अपने मन में बोली, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपना दुख भूल जाइए, हम सब जानते हैं, लेकिन कहूंगी नहीं वरना आप असहज महसूस करेंगे, इसलिए आपकी झूठी मुस्कान ही सही, कम से कम आप मुस्कुरा तो रहे हैं। स्माइलिंग फेस। शर्वानी की चुप्पी देखकर विग्रह उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोला, कहाँ खो गई राजा, बताओ। फायर। शर्वानी मुस्कुराते हुए बोली, उस शिव शक्ति मंदिर चले जहाँ हमारी पहली शादी हुई थी। आज पूरा दिन वहीं रहेंगे और रात को घर लौट आएंगे। स्माइलिंग फेस। शर्वानी की बात ने विग्रह का दिल छू लिया और वो अपार प्रेम और तड़प से बोला, रात को घर नहीं आएंगे, कहीं और चलेंगे ताकि कोई हम दोनों के बीच में न आए। फायर। शर्वानी मुस्कुरा दी और विग्रह उसे लेकर वहां से चला गया। वो दोनों जब शिव शक्ति मंदिर पहुंचे तो दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई और पूरे बदन पर सिरहन दौड़ पड़ी। ये वही जगह है जहां दोनों ने एक दूसरे को पति को के रूप में स्वीकार किया था, जहां इन दोनों ने शिव शक्ति की साक्षी मानकर विवाह किया था। मंदिर के बाहर दोनों ने अपने जूते चप्पल उतारे। विग्रह और शर्वानी ने एक दूसरे की आंखों में असीम प्रेम और सम्मान से देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर में आकर परम ब्रह्म शिव और शक्ति की दिव्य प्रतिमा के सामने आकर खड़े हुए दोनों की आंखें सम्मान और आस्था से भरी हुई थी अपने इष्ट के प्रति। शर्वानी शिव पार्वती को देखे जा रही थी, तभी विग्रह ने मातारानी के चरणों से सिंदूर उठाकर शर्वानी की मांग भर दी। शर्वानी ने असीम सुख से अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो अपने पति को मुस्कुराता हुआ पाया तो खुद भी खिल उठी। काफी देर तक वो दोनों मंदिर के प्रांगण में बैठे रहे। इस समय शर्वानी सिर पर पल्लू लिए जमीन पर आलती पालती लगाकर अपने पति के पास बैठी हुई थी, जो आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण किए जा रहा था और शर्वानी असीम प्रेम और स्नेह से उसे देखे जा रही थी। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे दोनों ऊंचे खानदान के अरबपति लोग हैं, क्योंकि वो दोनों ईश्वर के चरणों में उनके दास बनकर बैठे हुए थे, सामान्य इंसान की भांति। कुछ देर तक वहां बैठने के बाद वो दोनों मंदिर से बाहर निकल आए। शर्वानी कार के पास खड़ी कॉल पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी और विग्रह उसके लिए मक्के का भुट्टा लेने गया था। शर्वानी अपने चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए बोली, मम्मी आप पापा को समझाओ न, हम कल नहीं आ सकते, कल का दिन हम अपने पति और ससुराल वालों के साथ ही बिताना चाहते हैं। पापा से कह देना कि जयपुर साथ में चले। दीपिका जी, हम तो खुद थक गए हैं, उन्हें समझाते हुए अरे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि बेटी से मिलना है, उसकी याद आती है। शर्वानी, हमें भी बहुत आती है, लेकिन अब जिम्मेदारी ससुराल के प्रति ज्यादा बढ़
गई है, पापा से कल कॉल पर बात करेंगे, उन्हें समझा देंगे। अब हम रखते हैं, आपके जमाई सा आते होंगे। शर्वानी ने कॉल कट किया और मुड़ी तो विग्रह को देखकर हैरानी से बोली, आप आ गए और ये भुट्टा, वाह मजा आएगा, दीजिए। स्माइलिंग फेस। शर्वानी भुट्टा खाने लगी, तभी विग्रह उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, इतनी बड़ी कब से हो गई, हमारी राजा की सारी जिम्मेदारी निभाने लगी है। फाया। शर्वानी मुस्कुरा दी और बोली, जब से पता चला कि पति हो तो विग्रहराज सूर्यवंशी जैसा। स्माइलिंग फेस। विग्रह मुस्कुरा दिया और उसकी अमूल्य मुस्कान देखते हुए बोला, सुबह जल्दी आपको आपके मम्मी पापा के घर छोड़ देंगे और दोपहर को लेने आ जाएंगे। फाया। ये सुनते ही शर्वानी तुरंत बोली, लेकिन राज सर। विग्रह ने उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, कुछ मत कहना, बस हमारे ऊपर ध्यान देना। आज की रात है हमारे लिए, आज हम सोएंगे ही नहीं, सोएंगे तो समय बर्बाद होगा, इससे अच्छा पूरी रात आपको देखेंगे, आपको महसूस करेंगे। फाया। शर्वानी की आंखें भर आई और वो बोली, हम भी नहीं सोएंगे, बस आपको प्यार करेंगे। विग्रह मुस्कुरा दिया और उस मुस्कान के पीछे अपार दर्द और तड़प को छुपा दिया। विग्रह शर्वानी को लेकर अपनी खुद की एक होटल में ले गया जो पूरी तरह से सुरक्षित थी। खाना तो आज दोनों के गले उतरने वाला नहीं था, इसलिए सीधा रूम में ही चले गए सोने के लिए। नींद भी कहाँ आनी थी। रूम की बालकनी में सोफे पर विग्रह बैठा हुआ था और उसकी गोद में शर्वानी, और दोनों आसमान में चमकते चांद को देखते हुए बातें कर रहे थे। कई घंटे दोनों बातें करते रहे और देर रात को 3 बजे के आसपास शर्वानी बेड पर बैठी खुद में सिमटने लगी। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और आंखों में नशा छाने लगा, क्योंकि सामने से विग्रह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके पास बेड पर आ रहा था। अपने पति की नशीली और मदहोशी भरी निगाहों को देखते हुए शर्वानी बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपने होठों को भींच लिया। दोनों की प्रेमलीला शुरू हो गई। शर्वानी की आंखें भर आई और वो बोली, हम भी नहीं सोएंगे, बस आपको प्यार करेंगे। विग्रह मुस्कुरा दिया और उस मुस्कान के पीछे अपार दर्द और तड़प को छुपा दिया। विग्रह शर्वानी को लेकर अपनी खुद की एक होटल में ले गया जो पूरी तरह से सुरक्षित थी। खाना तो आज दोनों के गले उतरने वाला नहीं था, इसलिए सीधा रूम में ही चले गए सोने के लिए। नींद भी कहाँ आनी थी। रूम की बालकनी में सोफे पर विग्रह बैठा हुआ था और उसकी गोद में शर्वानी, और दोनों आसमान में चमकते चांद को देखते हुए बातें कर रहे थे। कई घंटे दोनों बातें करते रहे और देर रात को 3 बजे के आसपास शर्वानी बेड पर बैठी खुद में सिमटने लगी। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा और आंखों में नशा छाने लगा, क्योंकि सामने से विग्रह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके पास बेड पर आ रहा था। अपने पति की नशीली और मदहोशी भरी निगाहों को देखते हुए शर्वानी बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपने होठों को भींच लिया। दोनों की प्रेमलीला शुरू हो गई। आज खुशी से ज्यादा तड़प थी, क्योंकि कल शर्वानी को जयपुर जाना है, राजसर से दूर। दोनों का प्यार आगे बढ़ता ही जा रहा था और अपने चरम पड़ाव पर आने लगा था। पूरे कमरे में शर्वानी की हसीन सिसकियां और विग्रह की तेज तेज सांस लेने की आवाजें गूंज रही थी। दोनों पसीने में भीगे एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। इस तरह से जुड़ गए थे एक दूसरे से कि अलग नहीं हो पा रहे थे और होना चाहते भी नहीं थे। कुछ देर बाद विग्रह बेड का सहारा लिए बैठा था और शर्वानी उसके सीने पर सिर रखकर बैठी उदासी से बोली, हमें नहीं जाना। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दर्द को छुपाते हुए प्यार से बोला, ए राजा, बच्चों जैसी बातें नहीं करते बेटा। हम आपको बार बार एक ही बात नहीं समझा सकते, इसलिए अब बस जैसे तैसे करके ये 5 महीने निकाल देते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फाया। ये सुनते ही शर्वानी ने विग्रह के गले में मुंह घुसा दिया और गले की स्किन को इतनी जोर से काटा कि राजसर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अपनी पत्नी के सिर को चूम लिया। शर्वानी ने जी भर के विग्रह के गले की स्किन को काटा और तब भी उसने आह नहीं किया, तो शर्वानी ने उसके चेहरे की तरफ तो महाशय मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर शर्वानी ने इस बार जोर से उसकी नाक काट ली। विग्रह फिर भी मुस्कुराया और उसकी कमर मसलने लगा। ये देखकर शर्वानी चिढ़कर बोली, क्या है यार, आप आह क्यों नहीं करते? आपको दर्द नहीं होता क्या? लुक ऑफ ट्रायम्फ। शर्वानी की ये बात सुनकर विग्रह उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, आह अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकली थी, इतनी जल्दी भूल गई आप? फायर। शर्वानी सोचते हुए बोली, कब, हमने तो नहीं सुनी। विग्रह ने पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और जुनून से बोला, जब इसी तरह हमने आपके साथ प्रेम संबंध बनाया था तब आपके मुख से आह निकली थी, याद आया, और फिर से प्रैक्टिकल करके याद दिलाऊं राजा को? फायर। शर्वानी शर्म से लाल हो गई और सीधा विग्रह के सीने में मुंह घुसा दिया। विग्रह भी मुस्कुरा दिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर उसकी खुली पीठ पर ब्लैंकेट रखते हुए बोला, अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पति का नाम रोशन करो। हमारे साथ तो जिंदगी भर रहना ही है बाद में, इसलिए हिम्मत रखिए और कल मुस्कुराते हुए जयपुर जाना। फायर। ये सुनते ही शर्वानी अपनी आंखों में तड़प लिए विग्रह की शांत आंखों में देखते हुए बोली,
आप कब मिलने आओगे? मासा बोल रही थी कि आप अब से हर हफ्ते आओगे जयपुर, क्या ये सच है? विग्रह ने गहरी सांस ली और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, देखो राजा, मासा का कहना है कि हम हर हफ्ते जयपुर आए आपके साथ रहें ताकि हम दोनों के बीच फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे और हमारा रिश्ता मजबूत बने। लेकिन राजा, हमारा प्यार ये सब नहीं चाहता, आप जानती हैं। शरीर से ज्यादा तो हम दोनों एक दूसरे की आत्मा से प्यार करते हैं और सच कहें तो ये संभव नहीं है कि हम हर हफ्ते जयपुर आए। यहाँ बहुत काम रहता है और कई बार मुंबई जाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि हम बार बार आपके पास आएंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। हम क्या जानते नहीं कि आप जब भी हमारे अंदर ध्यान लगाती आप पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, इसलिए ही हमने आपके स्कूल के टाइम आपसे दूरी बनाई थी ताकि आपका ध्यान ना भटके। तो अभी भी जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि 5 महीने तक नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे, हम आएंगे आपसे मिलने और हम आपको भी यहाँ पर बुलाएंगे, लेकिन यूँ हर हफ्ते आना हमें सही नहीं लगता। जब फोन करोगी तुरंत जयपुर आ जाएंगे, यही वादा है हमारा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। फायर। इतना कहकर विग्रह शर्वाणी के चेहरे को देखने लगा जो कहीं खोई हुई थी। विग्रह उसकी नाक खींचते हुए बोला, क्या कहा हमने, समझ आया या नहीं? फायर। शर्वाणी मुस्कुरा दी और उसके गले लगकर बोली, ओ आप कितने क्यूट हो, हम आपकी सारी बातें समझ गए, लेकिन जल्दी जल्दी आते रहना। वो क्या है ना कि हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आप थोड़े अलग ही रूप में रहते हो, और समझ रही हो कैसे बोलूं। सी नो इविल। विग्रह ने अपनी नजरें झुका ली और बोला, हाँ समझ गए, वैसे आप अभी तो ठीक हो न, ज्यादा दर्द? फायर। शर्वाणी ने शर्मा कर विग्रह के गले में मुंह घुसा दिया। ये देखकर राज सर खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए और उसके बालों को सहलाते रहे। अगले दिन सुबह 7 बजे ही विग्रह और शर्वाणी नहा धोकर तैयार होकर होटल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। विग्रह कमरे में इधर उधर टहलते हुए कॉल पर बात कर रहा था और उसे देखकर शर्वाणी बेचैन हुई जा रही थी, लेकिन विग्रह उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। शर्वाणी ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और अपने पति को तड़प से देखने लगी। अब उससे सहन नहीं हुआ, वो उठी और तुरंत विग्रह के सामने आकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे धक्का देकर दीवार से भिड़ा दिया। राज सर तो दंग रह गए और उनका फोन नीचे गिरता इससे पहले उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और तुरंत कॉल कट करके शर्वाणी की कमर को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद राजा खुद ही थक कर रुक गई और आंखों में आंसू लिए अपने पति को दुनिया भर की नाराजगी और शिकायत लिए देखने लगी। विग्रह मुस्कुराया और उसके रसगुल्ले जैसे गाल खींचते हुए बोला, आ रहा था ना? फायर। शर्वाणी चिढ़ते हुए बोली, नहीं आ रहे थे आप? आपको तो कॉल पर बात करनी है, जबकि आपकी पत्नी आज ही दूसरे शहर जा रही है। जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। विग्रह ने उसे गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। कुछ ही देर में शर्वाणी के हंसने और खिलखिलाने की आवाजें गूंजने लगी। शर्वाणी को खुश करके विग्रह उसे लेकर सीधा उसके मायके के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही शर्वाणी से मिलकर विक्रम जी और दादाजी भावुक हो गए और उसे अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। विग्रह उन तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हम चलते हुए 12 बजे आएंगे आपको लेने। फायर। शर्वाणी का मुंह उतर गया, वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए तड़पने लगी। तभी विक्रम जी ने दादाजी को देखा और दादाजी बोले, जमाईसा, खुद ही कहते हो कि हम इस घर के बेटे हैं और अब खुद ही ये औपचारिकता निभाते हो। अरे क्या जरूरत है आपको यहाँ से जाने की? हमें हमारे दोनों बच्चों के साथ समय बिताना है, तो आप और शर्वाणी दोपहर तक यहीं रहिए। सब लोग विग्रह का चेहरा देखने लगे और वो मुस्कुरा कर बोला, दादाजी का हुक्म सिर आंखों पर। फायर। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और शर्वाणी के तो गाल लाल हो गए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो सबसे छुपकर अपने पति को देखे जा रही थी। दोपहर का खाना हो जाने के बाद विग्रह, शर्वाणी और दीपिका जी रवाना होने लगे। जाते समय विग्रह विक्रम जी के पास आकर आदर से बोला, पापा माफ कीजिएगा, आपको आपकी पत्नी से दूर कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम सबकी लाडली शर्वाणी के लिए ये सब करना ही होगा। फायर। विक्रम जी हंस दिए और बोले, कोई बात नहीं, ससुर और जमाई साथ मिलकर 5 महीने की कड़ी तपस्या करते हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे, लेकिन सिवाय शर्वाणी के। वो उतरा हुआ मुंह लेकर कार के पास खड़ी थी। तभी विक्रम जी उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, लाडे से तो आज हंसी ही नहीं, कोई ना, आप समझा देना जमाई साई से। विग्रह और बाकी सभी कार के पास खड़ी शर्वाणी की देखने लगे। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, उसे क्या समझाएं पापा, यहाँ हम खुद समझने की हालत में नहीं है। खैर अब फ्लाइट का टाइम हो गया है तो मिलते हैं जल्दी। फायर। विग्रह और दीपिका जी कार के पास आए। शर्वाणी ने एक नजर विग्रह को देखा और फिर चुपचाप कार में बैठ गई। राज सर तड़प उठे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो भी कार में बैठ गया और वो तीनों सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ ही देर में जयपुर के लिए फ्लाइट थी जिसकी अनाउंसमेंट होने लगी थी, जिसे सुनकर शर्वाणी की आंखों में आंसू भर आए और वो बेचैन होकर वहीं चेयर पर बैठ गई और सिर झुका लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर विग्रह ने अपने होंठ भींच लिए और दीपिका जी उदासी से बोली, जमाईसा, आप बात कीजिए, इससे हम आगे जाते हैं। दीपिका जी के जाते ही विग्रह शर्वाणी के पास बैठा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला,
ए राजा, ये सब क्या है? हिम्मत रखो न यार। फायर। शर्वाणी ने आंसू भरी निगाहों से विग्रह को देखा और अपना चेहरा मसलते हुए बोली, नहीं जाना नहीं जाना, बस नहीं जाना, वापस घर चलो। फ्यू। विग्रह ने उसके चेहरे को थाम लिया और सच्ची शिद्दत और प्यार से उसकी ललाट को चूमते हुए कहा, सबसे पहले तो एकदम शांत हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। फायर। शर्वाणी ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें देखकर राज सर का कलेजा छिल गया। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए वे बोले, देखा, इसीलिए आपको यहाँ कम बुलाते हैं और आपके पास कम आते हैं, क्योंकि आप बेकाबू हो जाती है हमसे मिलने के बाद, हमारे साथ रहने के बाद। आप प्यार में हैं और हम आपके भविष्य की चिंता में पागल। इसलिए बेटू, जाओ, जाकर पढ़ाई करो, हमारा नाम रोशन करो और वापस आओ, फिर देखो कितना प्यार देता हूँ आपको, कितना लाड करता हूँ हमारी जीव की जड़ी को। फायर। शर्वाणी सीधा उसके गले लग गई और सुबक सुबक कर रोती रही। उसका रोना और तड़प देखकर विग्रह की आंख से आंसू की एक बूंद निकल गई, जिसे उसने तुरंत साफ किया और उसकी पीठ से हिलाते हुए प्यार से बोला, बस बस बस, अब बिल्कुल नहीं रोना है, हंसते मुस्कुराते हुए जाओ और सफल होकर लौटाओ हमारे पास। फायर। विग्रह ने उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, हे शर्वाणी माय लिटिल राजा, मुस्कुरा दो बेटा, ताकि चैन से इंतजार कर पाऊं आपका। फायर। शर्वाणी ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से मुस्कुरा दी और आंखें खोली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और शर्वाणी विग्रह की ललाट को चूमते हुए प्यार से बोली, अपना ध्यान रखना हमारे लिए, ज्यादा सिगरेट मत पीना, और हाँ, आपको हमारी कसम है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते आप ड्रिंक घर पर ही करोगे। स्माइलिंग फेस। विग्रह हाँ हाँ कहता गया और मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद शर्वाणी और विग्रह ने दिल पर पत्थर रखकर एक दूसरे को असीम प्रेम से देखा और शर्वाणी अपना हैंडबैग लेकर वहां से चली गई। विग्रह वहीं ठहर गया और अपनी दर्द भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखता रहा, जो उसकी नजरों से ओझल हो गई। विग्रह की आंखें भर आई और वो वहीं चेयर पर बैठते हुए बोला, आह राजा, देखो, आह निकल ही गई आपके राज सर के मुंह से, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं और चली गई। हमारा जी जानता है कि आपको कैसे खुद से दूर किया है हमने। अब बस ये 5 महीने जैसे तैसे करके निकल जाएंगे। फायर। राठौड़ महल। आज तान्या का धूमधाम से राठौड़ महल में स्वागत हुआ। उसकी सासू माँ प्रीता जी उसकी और शुभम की आरती उतारती हुई भावुक हुए जा रही थी और प्रदीप जी प्यार से अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। वहीं सलोनी जी रसोई में नौकरों की तरफ काम कर रही थी और उनके पति चुपचाप दुखी होकर अपने कमरे में बैठे स्वयं को कोस रहे थे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई है, कर्मों का फल तो मिलना ही है। शुभम पूरे सम्मान और प्रेम के साथ अपनी प्यारी सी पत्नी को लेकर महल के अंदर आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, जाए, थोड़ी देर आराम कीजिए, हम आते हैं। फायर। तान्या, लेकिन भोजन का समय हो गया है। शुभम बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, उसके लिए नई नौकरानी रखी है न श्रीमती सलोनी जी, तो बस आज से वो ही खाना बनाएंगी, आप और माँ सा आराम करेगी, जाइए। फायर। तान्या चुपचाप ऊपर चली गई। उसे जाते हुए देख शुभम सीरियस होकर बोला, सोचा नहीं था कि ये लोग इतना गिर जाएंगे। हमारी पत्नी को घर से निकाल दिया, हमारे माता पिता को जबरदस्ती आश्रम भेज दिया और हमें नशे की दवाई देकर अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। लेकिन अच्छा हुआ कंपनी के सारे शेयर हमारे नाम थे, वरना काका सा तो हमें घर और कंपनी से निकालने की पूरी व्यवस्था कर चुके थे और उन गार्ड्स को हमने बर्बाद कर दिया है जो आप दोनों को जबरदस्ती आश्रम छोड़ने गए थे। फायर। प्रदीप जी चिंतित होकर बोली, लेकिन वो अभी भी स्कूल का प्रिंसिपल है तो? शुभम बेहद आकर्षक तरीके से बोला, वो सिर्फ स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का मालिक हमारा दोस्त है और राजे ने काका को निकालने का निर्णय ले लिया है, उनकी जगह किसी और को नियुक्त करेंगे। फायर। प्रदीप जी ने गहरी सांस ली। तभी प्रीता जी शुभम के सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कर दीजिए बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका परिणाम ही आज ये सब है। हमने ही अपनी बहू की कद्र की होती तो सलोनी ये सब नहीं कर पाती, लेकिन अब हम अपनी बहू को सारी खुशियां देंगे, बस आप हमें माफ कर दीजिए। शुभम ने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और आदर से बोला, गलती हमारी भी है मासा, आपसे नाराजगी के कारण हम ठीक से घर में ध्यान नहीं दे पाए और तान्या हमें कुछ बताती ही नहीं थी, जिस कारण ये सब हो गया। लेकिन हम स्वयं इस पूरे घर को हैंडल करेंगे और साथ में बिजनेस को भी। आप बस तान्या को माँ और पापा का प्यार दीजिए, उसके अपने माता पिता से वो दूर है, इसलिए हमें मिलकर उसे खुश रखना है, उसके जीवन की सारी कमी को दूर करना है, क्योंकि वो अब हमारी अपनी है, हमारे परिवार का खास सदस्य है। फायर। शुभम की बात सुनकर प्रदीप जी और प्रीता जी प्यार से मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद दोपहर के भोजन के लिए पूरा परिवार डाइनिंग एरिया में बैठ गए। शुभम ने अपने बाबा सा को आदर से मुख्य चेयर पर बिठाया और उनके बगल अपनी मां को और खुद अपनी पत्नी के साथ सामने बैठ गया। तभी सलोनी जी नौकरों के साथ खाना लेकर वहां पर आए और एक एक करके डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन परोसने लगी।
कोई सलोनी जी के सामने नहीं देख रहा था। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि वे घर में कोई नौकर है जिससे ना ज्यादा बात की जाती ना ज्यादा उसके सामने देखा जाता है, लेकिन हाँ उससे काम जरूर पूरा करवाया जाता है। सलोनी जी को बहुत दुख हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अपने ही घर में नौकरों के साथ उन्हें नौकर की तरह रहना पड़ रहा था। शुभम चाहता तो उन्हें जेल भेज सकता था, लेकिन वो उन्हें शर्मिंदा करना चाहता था, उन्हें उनकी ही नज़रों में गिराना चाहता था, उनकी हर दिन बेइज्जती करना चाहता था ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने कितना घटिया काम किया है शुभम और उसके परिवार के साथ। रही बात शिवानी की, तो उसे हमेशा के लिए अपने ननिहाल भेज दिया गया था क्योंकि वो इस घर में रहती तो तान्या को परेशान करती। शिवानी को अपने ननिहाल में रहना पसंद नहीं था क्योंकि वहां पर उसे उसकी मामी सा परेशान करती थी, और यही बात जानकर शुभम ने उसे जानबूझकर अपने ननिहाल भेज दिया। अब वो मामी सा के साथ रोज परेशान होगी, उसे अपने कर्मों की सजा वैसे ही मिलेगी। सलोनी को इस तरह नौकरों की तरह काम करते देख तान्या को बहुत बुरा लग रहा था। जाहिर सी बात है वो उम्र में बड़ी है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं लग रहा था, लेकिन तान्या कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसके सास ससुर और पति यह सब चाहते थे। तान्या शुभम के कान में धीरे से बोली, काकी सा को तो बुला लीजिए, उन्हें भी तो डिनर करना होगा। शुभम, कोई जरूरत नहीं है, वो इंसान हमारे साथ बैठकर भोजन करने के लायक नहीं है। चिंता मत कीजिए, भूखे नहीं रखेंगे, कमरे में उनका और उनकी पत्नी का भोजन भेज दिया जाएगा, और दुनिया चाहे जो भी सोचे हमारे बारे में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजेश सही समय पर नहीं आते तो सब बर्बाद हो जाता। ये लोग इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं तो क्या हम इन्हें छोटी मोटी सजा भी नहीं दे सकते? इसलिए आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, आप मजे कीजिए। यह आपका ससुराल होने के साथ साथ आपका अपना घर है। अब कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। कल से अच्छे से कॉलेज जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पता है ना आपको एक टीचर बनना है। तान्या ने शुभम को आंख मार दी। ये देखकर शुभम हैरानी से बोला, क्या कर रही हो? क्या चाहती हो कि हम डाइनिंग टेबल पर ही शुरू हो जाए? फायर। तान्या मुस्कुरा दी और फिर वो लोग भोजन करने लगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सलोनी जी भी वहां पर खड़ी थी। वे उसे अच्छे से इग्नोर कर रहे थे और अपना भोजन कर रहे थे। अब सबके जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका था और सब लोग सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ, एक दिक्कत ये थी कि विग्रह और शर्वानी दूर रह रहे थे, जो कि उन दोनों के साथ साथ उनके परिवार को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। शर्वानी को जयपुर गए हुए फिर से 1 महीना हो गया, यानी कि अब वो पूरे 2 महीने से जयपुर में रह रही थी, लेकिन अभी भी 4 महीने और बाकी थे उसे हमेशा के लिए अपने पति के पास आने में। सबके लिए आसानी से दिन बीत रहे थे, लेकिन विग्रह और शर्वानी ही जानते हैं कि वो दोनों एक एक घंटा भी कैसे बिता रहे थे एक दूसरे के बिना। वैशाली को 8वां महीना लग चुका था और पूरे 25 दिन बाद डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट बताई थी। प्रार्थना जी घर में पूजा पाठ करवा रही थी कि इस बार उनके घर में एक कन्या का जन्म हो, क्योंकि जब वे विवाह करके इस घर में आई थी तब ना उनकी कोई नंद थी, अर्थात उनके पति की कोई बहन नहीं थी। तो उनकी सासू माँ ने यानी कि सुनैना जी ने यह उम्मीद की थी कि उनकी बहू के एक बेटी का जन्म जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रार्थना जी को भी 2 बेटे हुए, तो अब प्रार्थना जी चाहती थी कि उनके बहू के बेटी का जन्म हो, लेकिन वैशाली को भी पहले एक बेटा हुआ। सबको बहुत बुरा लगा था क्योंकि सब लोग कन्या चाहते थे, लेकिन अब वैशाली दोबारा प्रेग्नेंट हुई है तो अब सबको यही उम्मीद है कि इस बार तो कन्या का जन्म अवश्य होगा। यहाँ तक कि विग्रह भी चाहता था कि उनके घर में एक छोटी बच्ची आए। कहीं ना कहीं अपने मन में वो भी यही सोचता था कि अगर उसके भी एक बेटी का जन्म हो जाएगा तो उसके लिए काफी होगा। रात के 10 बजे विग्रह कंपनी से घर लौट आया, थका हुआ, आंखें उदास, और बंगले की चौखट पर पत्नी को देखने की तड़प लिए वो आगे बढ़ गया। हॉल में आया और बिना इधर उधर देखे सीधा ऊपर चला गया। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुनकर पूल में आंखें बंद करके खड़े राज सर ने अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे को मसलते हुए कहा, इस समय कौन है? कोई आराम से दर्द में तड़पने भी नहीं देता। फायर। विग्रह पुल से बाहर आया, जल्दी से अपना बदन पोंछ लिया और ब्लैक टी शर्ट और पैंट पहनकर कमरे का दरवाजा खोला। सामने खड़ी अपनी माँ को देखकर हैरानी से बोला, अब आपने रात को सोना बंद कर दिया है क्या? फायर। प्रार्थना जी अंदर आते हुए बोली, बेटा तकलीफ में है तो माँ को नींद कैसे आएगी? इतना कहकर वे सोफे पर बैठ गई और विग्रह को अपने पास आने का इशारा किया। राज सर उनके पास आकर बैठ गए और उनकी गोद में सिर रखकर आराम से सोफे पर लेट गए। प्रार्थना जी उसके रेशमी बालों को सहलाते हुए बोली, आज बात नहीं हुई उससे? विग्रह आंखें बंद करके लेटा हुआ था और बोला, आज नाराज है मैडम, कॉल अटेंड नहीं कर रही है, कहती है कि 1 महीना हो गया है गंगौर को, लेकिन आप हमसे मिलने नहीं आए। फायर। प्रार्थना जी, तो गलत क्या कहा उसने? जाना चाहिए आपको अब। विग्रह गहरी सांस लेते हुए बोला, आप नहीं समझ रही हैं, हम जानते हैं, हम एक दिन के लिए उसके पास जाते हैं और वो पूरे 10 दिन तक डिस्टर्ब रहती हैं। वो अलग लड़की है माँ, भले ही 19 साल की हो गई है, उसको 20वां भी लगने वाला है, लेकिन वो अभी भी नादान है। जब 16 साल की थी तब ज्यादा समझदार थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है नादान होती जा रही है।
हमें भी उसके पास जाना, उसके साथ रहना है, लेकिन अभी गए तो फिर वापस आना मुश्किल होगा, फिर से वो रोएगी, परेशान होगी और उसे देखकर हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसकी नाराजगी झेल लेंगे, लेकिन जयपुर जाना सही नहीं लग रहा क्योंकि वो बहुत रोएगी फिर हमें देखकर। फायर। प्रार्थना जी, बेटा, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए, आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वो एक दिन रोएगी, इसके डर से आप उससे मिलने में नहीं जा रहे, ना उसे आने दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। आपको उसकी हर जरूरत को पूरा करना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना है। रोएगी तो समझा देना, चुप करवा देना, आपकी हर बात मान जाती है वो, लेकिन इस तरह उससे दूर रहना, फिर वो नाराज होकर बैठी है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी, कोचिंग नहीं जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा? हमारी बात मानो, एक दो दिन उनके पास रहकर आइए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपका भी मन बहल जाए, और घूमने ले जाना थोड़े दिन उनको, और जरूरी नहीं कि एक दिन में वापस आ जाओ, 4-5 दिन रुको उनके पास। विग्रह ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। अगले दिन सुबह 10 बजे शिरवानी मुंह लटकाए, बिना नहाए धोए, बिखरे हुए बाल और उदासी लिए हॉल में सोफे पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। दीपिका जी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आए और उसके पास बैठते हुए बोली, ब्रश कर लिया? शिरवानी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर उनके पेट में मुंह घुसा कर बोली, हाँ दीपिका जी, तो ये दूध पी लो, उसके बाद आज हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, वैसे भी आज आपको छुट्टी है। ये सुनते ही शिरवानी की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से दूध पीते हुए बोली, अच्छा, इसका हमारा मन लग जाएगा। शिरवानी नहाने चली गई और उसे जाते हुए देख दीपिका जी गहरी सांस लेते हुए बोली, समझती हूँ बेटा आपको कितनी तकलीफ हो रही है पति से दूर रहकर, लेकिन अब थोड़ी तपस्या और करनी है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी फ्लैट को लॉक करके वहां से चली गई। लगभग 2 घंटे बाद ही कर लग्जरी कार उस बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ी हुई और हमारे द मोस्ट हैंडसम और डैशिंग राज सर अपनी खूबसूरती लिए कार से बाहर निकल आए। हाय, क्या चेहरा है इनका, रेशमी बाल जो आंखों पर आकर उसे परेशान कर रहे हैं, पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान छाई हुई है और भूरी जुनूनी निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत है अपनी नादान शिरवानी के लिए। राज सर ने कार से गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिया और उसकी महक लेते हुए बोले, अब पूरे 2 दिन आपके हवाले हुए हम, हमारी राजा। फायर। राज सर आगे बढ़ गए और फ्लैट के दरवाजे पर आकर रुके। डोर बेल बजाया तो किसी ने दरवाजा खोला नहीं। ये देखकर विग्रह को हैरानी हुई और उसने फिर से डोर बेल बजाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटे बाद शिरवानी और दीपिका जी ढेर सारी शॉपिंग करके घर वापस लौट आई। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स, और लिफ्ट से होकर दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। शिरवानी ने अपनी मां के हाथ से बैग्स लिए और दीपिका जी फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और उनके पीछे पीछे शिरवानी भी। सॉरी फॉर लेट एपिसोड।